हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋषभ कक्कड़ एंड हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे अपना पूरा का पूरा रेडॉक्स जो कि स्कूल लेवल पे पूछा जाता है। यस, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ जो स्कूल में सीबीएसई लेवल का पेपर डिज़ाइन करते हैं टीचर्स, उसके अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे ही आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। सारी की सारी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिए पेपर में आता क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट लगा के। पहले पेपर में 2-4 कंपाउंड्स दे देते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चन कवर्ड हैं सारे करवा दिए हैं। दूसरा, बैलेंसिंग जरूर रहती है। बैलेंसिंग के 2 मीडियम होते हैं, एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो पहले आयन इलेक्ट्रॉन कराया है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करवा दिया है। ठीक है, बस इन्हीं में से ही आता है आपके स्कूल एग्जाम में। किसी के स्कूल एग्जाम में 7 नंबर का आता है एट मैक्स, किसी में 6, किसी में 5। ठीक है, तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन वहां पे बनते हैं। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब भी करवा दिया है। और एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल स्टॉक नोटेशन वाले वो भी इसके अंदर डलवा दिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या नहीं करवाया इस चैप्टर में से, रिडक्शन पोटेंशियल टॉपिक। ठीक है, जिसकी वैल्यूज के बेसिस पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कंपैरिजन करते हो, वो क्योंकि क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में होता है, इसलिए 99% ऑफ द स्कूल्स के अंदर वो आपको 11th के फाइनल पेपर में नहीं डालते हैं, वो क्लास 12th में करवा देते हैं वो वाला टॉपिक। इसलिए मैंने भी इस वीडियो में उसको नहीं किया है। ठीक है, पूरा का पूरा जो है आपका ये जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो ऑलमोस्ट 2 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो फटाफट से यार एक बार लाइक ज़रूर कर दो पहले। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रेडॉक्स। और रेडॉक्स के अंदर सबसे पहले जानना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन मेरे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रहता है, देन रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन की सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है, और रिडक्शन की हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं। ऑक्सीडेशन को हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, और रिडक्शन को हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं। तो ये 3 डेफिनेशंस आपने क्लास 10th में भी पढ़ी हैं। अब क्लास 11th में एक और एड ऑन डेफिनेशन याद करेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि ऐसे एलिमेंट का आ जाना जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता हो। जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखेगा वो दूसरे वाले पे इलेक्ट्रॉन खींच के उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या रहता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। और वहीं पे अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन खुद दे, यानी कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन का गेन करवाए, तो यहां पे मेरे पास वो रिडक्शन की डेफिनेशन में भी आ जाएगा। तो आई रिपीट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन रहेगा, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक लिथियम, सोडियम, मेटल्स, उनको हम रिडक्शन में भी काउंट करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है बेसिकली। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमारी सिंपल डेफिनेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख करके आप यहाँ पे पहचान सकते हो कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। ये सबसे सिंपल है, ये आप क्लास 10th में कर चुके हो। तो कार्बन के साथ कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई उसकी, तो अब कार्बन के साथ कौन आ गया है, ऑक्सीजन। ओ माय गॉड, तो कार्बन का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि उसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, हाइड्रोजन हट गया है और ऑक्सीजन आ गया है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरी तरफ, ठीक है, तो यहां पे अब एक और टर्म है मेरे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो स्पीशी दूसरे का जो कराएगी वो एजेंट होगी। एजेंट कौन होते हैं हमारे पास, जो दूसरे का काम करवाते हैं, राइट। तो कोई ऐसी स्पीशी है जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले करके और उसको ऑक्सीडाइज करवा रही है, तो वो स्पीशी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी स्पीशी है जो अपने ही इलेक्ट्रॉन दे रही है सामने वाली स्पीशी को और सामने वाले का रिडक्शन करवा रही है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। एजेंट वो जो दूसरे का काम करवाए, आई रिपीट, एजेंट वो जो दूसरे का काम करवाए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, बट पहले ऊपर चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि पहले एग्जांपल में O2 ने क्या काम किया,
O2 ने कार्बन पे हाइड्रोजन हटाया और ऑक्सीजन ऐड करवाया, कार्बन का ऑक्सीडेशन करवाया, करवाने वाला कौन? O2, इसलिए O2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा हमारा। ऐसे ही आप CH4 को देखिए, CH4 ने इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया, H2O बना दिया, इसलिए ये CH4 O2 के लिए क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप लोग, एग्जांपल 2, एल्यूमिनियम Fe2O3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो Fe का ऑक्सीजन लूज होकर के Al पे जा रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम का तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और करवाया किसने? सॉरी, एल्यूमिनियम पे, हाँ, एल्यूमिनियम का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम का खुद का, सही बोला था मैं बिल्कुल, ऑक्सीडेशन हो रहा है, करवाया किसने? पड़ोसी ने, तो पड़ोसी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये R लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, राइट। और Fe2O3 का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, Fe का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और करवाया किसने? पड़ोसी ने, तो पड़ोसी कौन था? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन के बेसिस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ रहे होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस हो गए जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, जनरली आपका KMNO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड इसको आप बुलाते हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बुलाते हो, O3 को आप ओजोन बुलाते हो। ये सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको नजर आएंगे आगे जरूर। और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे आपको नजर आएगा HI, PH3, ठीक है, CH4, राइट, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये आप थोड़ा थोड़ा लर्न करना स्टार्ट करें, ताकि आपको याद रहे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट का, जनरली ये लोग ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते नजर आपको आएंगे। देन ऑक्सीडेशन नंबर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होगा। डेफिनेशन पूछने के चांसेस कम है, बट डेफिनेशन भी आप लर्न करके जाना फॉर सेफर साइड। It is the hypothetical or a real charge on an atom in the given species when all the bonds associated with the atom are considered ionic. ठीक है, full stop. Oxidation number of an atom is always an integer or zero, but never be fractional. या तो कोई integer होगा आपका, या फिर वो zero होगा, मतलब माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर फ्रैक्शन में नहीं करना है ऑक्सीडेशन नंबर को। अब फ्रैक्शन में आपको दिखेगा, पर तो वो जो आपको दिखेगा वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? एक हाइपोथेटिकल, और या फिर हाइपोथेटिकल चार्ज होगा या फिर रियल चार्ज होगा एटम के ऊपर उस मॉलिक्यूल में, जब सारे के सारे बॉन्ड्स को आयनिक कंसीडर कर लिया जाए। और ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर नेवर बी इन फ्रैक्शनल। अगर आपको फ्रैक्शन में दिखता है तो उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज कैसे होगा, क्यों होगा, ये आपको आगे आने वाली टाइम में पता जरूर लगेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो अब इसकी कुछ गाइडलाइंस है मेरे पास कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा, होमोन्यूक्लियर मतलब जिनमें सारे एटम सेम होंगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे O2 है, ठीक है, वो दोनों ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो दोनों ही ऑक्सीजन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए 0-0 होगा, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सारे के सारे एटम सेम होते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एटम पे कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। जैसे N2 हो गया हमारे पास, तो N2 में N पे कितना हुआ? 0। ऐसे ही P4 आपको दिख रहा है, P4 में P पे कितना हुआ? 0, क्योंकि वो सारे ही सारे सेम एटम से बने हैं, याद रखिएगा। सेकंड में बात करें, सारे के सारे जो भी आप, जैसे कार्बन CO2 है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे आपको कभी कभार जैसे SO4 के ऊपर आपने जनरली -2 देखा होगा, तो ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये जो आयन आपका शो करता है कि विकट आयन है, अनायन है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये आपके सारे एटम्स के सम के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। आई रिपीट, ऊपर जो आपको नंबर दिखेगा ऑक्सीडेशन नंबर पूरे मॉलिक्यूल का ओवरऑल, उसको मैं ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कहूंगा, वो सारे के सारे इंडिविजुअल एटम्स जो भी उस मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, सबके ऑक्सीडेशन नंबर को मिला करके बना होगा। जैसे कि CO2 के ऊपर अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं मान के चलूंगा कि CO2 पे कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है, तो 0 है।
तो फॉर सपोज मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन करूँगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे CO2 में 2, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या डाला मैं 0, क्योंकि CO2 पे कोई चार्ज नहीं था। ऐसे ही SO4 पे -2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मैं क्या डाल दूंगा, इक्वल टू मैं डाल दूंगा मैं -2। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल। तो ओवरऑल किस तरीके से मैं डालूंगा वो यहाँ पे शो किया है, इसका बहुत हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, आपको जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जैसे आपने याद किया था ग्रुप 1 लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ये हमको पता है क्यों करेंगे, हम पीरियोडिक चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इनके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन बना लेते हैं और इसलिए लूज नहीं कर सकते, सो ऑन। तो इन पे +1 रहेगा। देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। ये आपको याद रखना है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस चैप्टर में आपको याद रखनी हैं, इनको मानकर ही हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा इन बातों में, ये फिक्स बातें हैं। एल्यूमिनियम आपका हमेशा +3 दिखाएगा, स्कैंडियम आपका हमेशा +3 दिखाएगा, जिंक और कैडमियम आपने डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े होंगे, डी ब्लॉक में, ये आपके हमेशा ही +2 दिखाएंगे। फ्लोरीन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा ही -1 शो करेगा और कुछ भी फ्लोरीन नहीं शो कर सकता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर ये आपको लर्न करने हैं बहुत अच्छे से। अगर ये याद नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस चैप्टर में। तो जितने भी पीछे बताए हैं स्टॉप करके नोट्स तो आपको खैर मिल ही जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए खुद के बना लें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, एक बार लास्ट में बता दूँ। देन क्वेश्चन नंबर 4th पॉइंट है मेरे पास, हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन जहां जहां आपको दिखेगा या तो हाइड्रोजन पे +1 होगा या हाइड्रोजन पे -1 होगा। अगर आप पूछते हो सर ज्यादातर क्या होगा, तो ज्यादातर हाइड्रोजन पे +1 होगा। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन का केस सुलटाने के लिए कि उस पे +1 होगा या -1 होगा, तो हाइड्रोजन अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आता है तो उस पे +1 आएगा। यानी कि हाइड्रोजन अगर कनेक्ट होता है कभी कार्बन के साथ तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना, कार्बन पे -1 हाइड्रोजन पे +1, राइट। बॉन्ड ब्रेक करने वाली स्ट्रैटेजी आगे बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अभी आप ऐसे सोचना कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे -1 और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे +1। तो हाइड्रोजन जब जब नॉन मेटल्स वगैरह के साथ आएगा तो उसके ऊपर आपका +1 देखने मिलेगा। तो हाइड्रोजन पे कब कब +1 देखने मिलेगा, ये सारे मॉलिक्यूल हैं, आप यहां से देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सल्फर के साथ ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, H2SO4 का स्ट्रक्चर आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, तो आपको पता O के साथ H होता है, तो H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है +1। ऐसे ही N के साथ H है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है +1। इसी तरीके से इन सब में +1 रहेगा। और -1 कब रहेगा, -1 ध्यान रखिए जब आपके मेटल्स होंगे, तो सोडियम के साथ आ गया, लिथियम एल्यूमिनियम के साथ आ गया, कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन आ गया, तो इन दैट केस एक हाइड्रोजन पे आपको -1 याद रखना पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखना, ये जो बोरोन है, बोरोन ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन में है, मैं आपको बाद में करवाऊंगा भी सही भी। तो बोरोन के साथ अगर हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन पे -1 और बोरोन पे +1, क्योंकि बोरोन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां से करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने 3rd चैप्टर में पॉलिंग स्केल के हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे, तो आपसे पूछा जाए कि H पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो H पे N पे कितना रहेगा, सर ने लिखवाया अभी पीछे कि Na पे तो आपका हमेशा ही क्या रहेगा, +1 रहेगा। तो अगर Na पे +1 है तो H पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो H पे -1 रहेगा इन दिस केस। आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। ऑक्सीजन की बात बहुत ही ध्यान से करनी है। ऑक्सीजन बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, पर अगर मेरे से आप पूछो कि सर जनरली ऑक्सीजन किस में एग्जिस्ट करेगा, तो मैं कहूंगा -2 में, और जहां जहां ऑक्सीजन -2 में होगा उस चीज को मैं ऑक्साइड नाम दे दूंगा कि ये ऑक्साइड है। ज्यादातर ऑक्सीजन पे -2 रहेगा, पर आपको फिर भी बहुत सारी जगह ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन पे कब -2 के अलावा +½ है
या फिर -½ है या फिर -1 है या फिर, ठीक है ना, इस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहले -2 के केसेस हम ले लेंगे क्योंकि जनरली -2 के ही केसेस होते हैं, तो एक्सेप्शनल वाले केसेस ले लेते हैं जहाँ पे -2 में ऑक्सीजन नहीं आता है। तो अब सबसे पहली बात तो पेरोक्साइड हो गया, तो जहाँ जहाँ पेरोक्साइड होगा वहाँ वहाँ ऑक्सीजन पे -1 होगा, ये आप याद रख लो। पेरोक्साइड के एग्जाम्पल ध्यान रख लो, H2O2, Na2O2, BaO2, इन सब में आपका ऑक्सीजन पे -1 है। कैसे है, थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं, ठीक है। अब ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं हो सकता है आपको पूरे तरीके समझ में ना आए, बट थोड़ा सा याद रखने की ही कोशिश ज़्यादा करें आप। देखिए, मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन पे -1 और हाइड्रोजन पे +1, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर -1, H पे +1। स्ट्रक्चर आपको पहले से मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट सेम ही हैं, इनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। जाहिर सी बात है, एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका नहीं है, इसीलिए अगर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो इस पे 0 और इस पे 0 आएगा। अब अगर नेक्स्ट बॉन्ड पे जाएं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो -1 देंगे और हाइड्रोजन पे +1, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अब देखें इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, 0 और -1, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है, -1। तो ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया, -1, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पेरोक्साइड। दूसरा BaO2 को आप देख सकते हैं, ये ग्रुप 2 का है तो ये +2 होगा, तो इस पे -2 होगा। Ba पे +2 है, याद रख लो, कोई बात नहीं। तो ओवरऑल O2 पे कितना होगा, O2 पे -2 होगा, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, एक ऑक्सीजन पे -1 होगा, राइट। तो एक ऑक्सीजन पे -1 आया, इसलिए मैं उसको पेरोक्साइड बुला। उसी तरीके से सुपर ऑक्साइड्स है, ये NCERT का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। KO2 में आपका, इसको हम क्या बुलाते हैं, KO2 को क्या बुलाते हैं, तो आपने जवाब देना है। KO2 एक सुपर ऑक्साइड है, रीजन K पे हमेशा +1 रहेगा, ऐसा आपने अभी पीछे बताया कि ग्रुप 1 का है। तो O2 पे कितना रहेगा, -1। तो अगर 2 O पे -1 है तो 1 O पे कितना आएगा, -½ और अगर ऐसी स्पीशी होती है जिसमें ऑक्सीजन पे -½ आता है तो उसको हम सुपर ऑक्साइड बुलाते हैं। ये आपके स्कूल के पेपर में आ सकता है, ठीक है, कि KO2 को क्या बुलाते हो, आंसर है सुपर ऑक्साइड बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे -½ है। तो ऐसे कंपाउंड्स नेक्स्ट आते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 निकल करके आए, -1/3 निकल करके आए पर ऑक्सीजन का, ठीक है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/3 निकल करके आता है, तो ऐसे को हम ओजोनाइड्स बुलाते हैं। ऐसे को हम क्या बुलाते हैं, ओजोनाइड्स बुलाते हैं। इन पे आपसे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा जाएगा, फिर ध्यान रख लें, ऑक्सीडेशन नंबर आपसे ऐसे कंपाउंड्स का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कि ऑक्सीजन पे कितना, इस पे कितना, ठीक है। आपसे कंपाउंड का नाम ही पूछा जाता है कि इसको सुपर ऑक्साइड बुलाएं, कि इसको पेरोक्साइड बुलाएं, कि इसको आपका ओजोनाइड्स बुलाएं, इस तरीके से। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि O2F2 में ऑक्सीजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है। अब ऑक्सीजन बहुत ही रेयर है कि प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए आप O2F2 का स्ट्रक्चर देखें। जैसे H2O2 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, वैसे F2O2 का है। स्ट्रक्चर के लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को रेफर करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे पास कौन है, फ्लोरीन है, तो -1, इस पे +1, ऐसे ही बॉन्ड टूटेगा 0 0, क्योंकि सेम ही है दोनों एटम्स, और ये -1 और ये +1। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऑक्सीजन पे +1 आएगा, और ऐसा भी आएगा जिसमें ऑक्सीजन पे +2 आएगा, और वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो ध्यान रख सकते हैं, आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पर हम लोग, तो मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी यह है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, मैं आपको पीछे एग्जाम्पल दूंगा एक और मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रख लें। स्कूल के पेपर के लिए बिल्कुल ये वाली बात ज़्यादा काम की नहीं है, बट हाँ, ध्यान रखने के लिए आप ध्यान रखें, हेल्प आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ग्रुप नंबर ध्यान रखें, -10 कर दें, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ग्रुप नंबर में से 18 को माइनस कर दें, ठीक है। जैसे कि फॉर सपोज करते हैं ग्रुप 15। अब ग्रुप 15 को हम निक्टोजेंस कहते हैं।
ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना, ये रहती है। अब इस ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपने क्या किया, ग्रुप नंबर -10 कर दिया, तो आंसर कितना आया +5। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपने इसमें -18 कर दिया, तो आंसर कितना आया आपका -3। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3, मैक्सिमम इज +5। थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। ग्रुप 17 को हेलोजेंस कहते हैं, 16 को चैल्कोजेंस, 15 को निक्टोजेंस, 18 को नोबल गैसेस। खत्म। आगे बढ़ेंगे डी ब्लॉक की ओर। डी ब्लॉक एलिमेंट आपके वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब इनका जो ग्रुप नंबर होता है आयरन तक, वही इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, ठीक है। बाकी ये बात आयरन के लिए लागू नहीं होती है, ठीक है, ये बात आयरन के लिए लागू नहीं होती है, या इस बात को आप छोड़ दें अभी कि इनका ग्रुप नंबर ही इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस बात को यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है। पीछे वाले एलिमेंट्स में वैलिड नहीं है, केवल आपकी ये जो वैलिड है वो वैलिड अप टू 8th ग्रुप ही है, ठीक है। वो भी आयरन के अंदर इतना ज़्यादा काम आपका ये नहीं करेगी, राइट। तो अब मैं बढ़ूंगा आगे। इसको ध्यान, स्कूल के पेपर की स्पेसिफिक बात करूं तो इसको ध्यान रखने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी के लिए इसको ध्यान रखें। वैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं भी कर रहा हूँ, राइट। हाँ, एक बात है इसमें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट याद ही कर लो, ये कंपाउंड कि ऑस्मियम का रहता है, ये आयरन के ग्रुप में आता है नीचे, ठीक है, ग्रुप 8 में आता है ये। और ऑस्मियम के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 रहता है OSO4 के अंदर। इस बात को आप रट लेना, इस बात को रट लेना आप लोग, ठीक है। ऑस्मियम ऐसा कंपाउंड है OSO4 जिसमें ऑस्मियम पे +8 रहता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसी की है, राइट। ये याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब करते हैं हम बात ऑक्सीडेशन नंबर की हम लोग, राइट। तो फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स, ठीक है। मेरे पास है पहला HNO3। HNO3 में N पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो N को मान लीजिए X, ठीक है। N के ऑक्सीडेशन नंबर को आप मान लीजिए X। हाइड्रोजन पे आपको बताया था अगर ये नाइट्रोजन के साथ है तो कितना रहेगा, +1। और एक ऑक्सीजन पे जनरली आपको बताया अगर वो ऑक्साइड है तो कितना रहेगा, -2। तो आपको पता है ये ऑक्साइड ही है, एक याद कर लो ऑक्साइड, तो -2 रहेगा। अब कितने ऑक्सीजन आपको इसमें दिख रहे हैं, आपको इसमें 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं और एक ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -6 और +1 -5 उधर जाके +5, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। यही आपका आंसर है। अगर मैं H2SO4 की बात करूं, सल्फर पे निकालूं, तो जिस पे निकालना है जो अंडरलाइंड है उसको X मान लेना। एक हाइड्रोजन पे +1 रहेगा इधर, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों के साथ है ऑब्वियसली, तो +2 हो जाएगा टोटल। और एक ऑक्सीजन पे -2 है इसमें भी, और 4 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -8। तो +2 हाइड्रोजन की वजह से, और क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो -8 उसकी वजह से, तो इसका आंसर X इज इक्वल टू उधर जाकर के +6 बनेगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6। उसी तरीके से आप इसी एग्जैक्टली फॉर्मूले से इसको निकालें, जैसे X मैंने फॉस्फोरस का मान लिया, एक हाइड्रोजन का +1 है तो 3 हाइड्रोजन का +3, एक ऑक्सीजन का बोलो मेरे साथ, एक ऑक्सीजन का कितना है, -2, बोलो साथ में, एक ऑक्सीजन का कितना है, -2, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, -8, और x +3 -8 = 0, x = +5, इस पे कितना है, +5। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे हम लोग। क्रोमियम दिया हुआ है मेरे पास, तो क्रोमियम कितने दिए हुए हैं, क्रोमियम 2 दिए हुए हैं मेरे पास, Cr2O7 -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि क्रोमियम अब नीचे 2 हैं तो मैं अंडरलाइन इसको किया रखा हूँ अगर, तो मेरे को अब यहाँ पे x नहीं 2x लेना पड़ेगा, क्योंकि क्रोमियम 2 दिख रहे हैं, ठीक है। और ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट में नीचे वाले सबस्क्रिप्ट में आपको 2 दिख रहा है तो आपको 2x लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 2x से स्टार्ट करा, और एक ऑक्सीजन पे -2 रहता है, तो ऑक्सीजन कितने आपको नजर आ रहे हैं, बोलो 7, तो 7 ऑक्सीजन पे -14 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज इज -2, तो ओवरऑल चार्ज इक्वल टू में डाल दिया है।
और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू प्लस का 12 आएगा और फिर x निकालूंगा तो प्लस का 6 आएगा। इस बात को ध्यान रखना कि लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछता है तो वो 2x नहीं बताना। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछता है तो 2x नहीं बताना, x ही बताना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। देन आगे बढ़ेंगे KMnO4 पे। इसी तरीके से आप KMnO4 पे निकालेंगे और ये एक इंपॉर्टेंट है तो इस पर +7 आएगा। इसी तरीके से अच्छा KMnO4 को आप इस स्टेट में भी देख सकते हो। उसने K पे, आपको याद है ना K पे +1 होता है, अगर K हटा दिया तो K का +1 और MnO4 पे ओवरऑल पे क्या आएगा, -1, राइट। तो आपको ये KMnO4 इस तरीके से भी दिख सकता है। और इस तरीके से अगर दिखेगा तो कैसे निकालोगे, इस तरीके से अगर आयनिक फॉर्म में दिख जाएगी कोई चीज तो कैसे निकालोगे। फॉर Mn की निकालनी थी, Mn अंडरलाइंड है तो इसको मान लिया मैंने x, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8 इक्वल टू, अब तक आपको किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखी थी, पर इसमें आपको दिख रही है ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपको दिख रही है, कितनी दिख रही है, -1 तो x इक्वल टू प्लस का 7 आ जाएगा ये आंसर, ठीक है, प्लस का 7 आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल वाली सिचुएशन को एनालाइज करना है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, राइट, इसमें भी हमने किया 2x इक्वल टू के बाद हमने ये ओवरऑल वाली इक्वल टू के बाद डाली, ठीक है। मैं हाईलाइट करना भूल गया उस टाइम आपको, अब बता दे रहा हूँ। देन इसी तरीके से आप कार्बन पे निकालें, और क्योंकि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में नीचे कार्बन 2 दिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे इसको 2x लिख लेना है। एक हाइड्रोजन पे +1, 2 पे +2, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 पे -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Fe3O4 और यहाँ से हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा, थोड़ा सा देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो जैसे मैं पहले आपको अंडरलाइन कर दे रहा था और इसको x मान ले रहा था, और अगर वैसे ही मैंने ये 7th एग्जाम्पल कर दिया, ये NCERT का है तो इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, पेपर में बहुत पूछते हैं स्कूल एग्जाम में। अगर मैंने यहाँ पे इसको 3x ले लिया और एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 4 पे -8 हो जाएगा, और यहाँ -8 इक्वल टू 0 कर दिया तो x मेरा अब प्लस का 8/3 आ जाएगा। तो इस तरीके की कहानी आपने नहीं करनी है क्योंकि ये आपका एवरेज आया है। सारे के सारे Fe3O4 में Fe एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट के नहीं है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है और इस तरीके का एग्जाम्पल हमको याद रखना होता है, ये हमें याद करना है। मैं फिर से बता दूं कि Fe3O4 में 2 तरह के Fe प्रेजेंट हैं, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है FeO.Fe2O3, इसमें एक Fe पे तो +2 चार्ज है और दूसरे Fe पे प्लस का 3 चार्ज रहेगा, ये बात याद रख लेना। तो इस अगर ये पेपर में आ जाए तो लिखना कैसे है, तो पेपर में आ जाए तो लिख देना कि इसमें 2 तरह के +2, +3 डाल देना इसके आगे आंसर जहाँ पे भी आप बनाओगे, तो +2, +3 डाल देना। या फिर आप एक काम करना, बेटर वे तो ये रहेगा कि Fe3O4 को इस तरीके से ओपन करना और जैसे बिल्कुल ये रिप्रेजेंटेशन दिख रही है एज इट इज़ रिप्रेजेंटेशन पेपर में कर देना, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल था जो थोड़ा सा अलग था, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है इस तरीके का, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बेटा जी। क्या है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स? ये क्लास 12th में जब आप जाओगे तो पूरा एक कोऑर्डिनेशन चैप्टर आएगा, उसके अंदर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आप एक नॉर्मल ही कंपाउंड मानो। अच्छा, इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहेगा? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक डी ब्लॉक एलिमेंट आपको दिखेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। हमेशा आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ जाए, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट दिखेगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो मैंने यहाँ पे Fe को अंडरलाइन कर दिया है। तो Fe को अगर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसको इस Fe को इस पे निकालनी है, ठीक है। तो मैं पहले इसको क्या मान लूँगा, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो Fe को मैंने मान लिया x। अब यहाँ से स्टार्ट करो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना, ठीक है। कभी कभार ये बॉक्स जो है वो राइट कॉर्नर पे होगा और कभी कभार ये स्क्वायर बॉक्स आपका लेफ्ट साइड पे होगा। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पहले आपका मेटल है और फिर ये राइट साइड में है, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ जाए, आपको ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट का निकालना है, उसको x मानना है। तो मैंने यहाँ पे उसको x मान लिया। अब लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पोटेशियम दिया है, एक K पे +1 होता है, थोड़ी देर पहले बताया अभी। तो 4 K हैं तो यहाँ पे +4 होगा पोटेशियम की वजह से, ठीक है, आप देख सकते हो। और एक Cn पे, ये आपको याद रखना पड़ेगा,
ठीक है, कि Cn पे ओवरऑल चार्ज -1 रहता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। यस, तो Cn पे -1 है, तो कितने Cn है, 6 Cn है, तो माइनस का 6 हो गया। और इक्वल टू में, अच्छा इक्वल टू में इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर देखो, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इक्वल टू में आपने 0 करना है, जैसे आप पहले करते हो। तो यहाँ से आपने x निकाला और x इक्वल टू क्या आ गया आपका, प्लस का 2 आ गया। ठीक है, तो आप याद कौन कौन से रख सकते हो माइनस वाले, जैसे Cn पे -1 होता है, SO4 पे -2 होता है, PO4 पे -3 होता है, OH पे -1 होता है। ठीक है, ये आप बस ये 4 और ध्यान रख लेना, ताकि आपको इस टाइप का कोई एग्जाम्पल आ जाए तो आप कर पाएँ। वैसे आपको डालेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम स्कूल लेवल के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम चांसेस रहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको डालेंगे। ठीक है, बट ठीक है, डाल सकते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, पार्ट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो H3PO3 है मेरे सामने, H3PO3, राइट। तो P पे निकालना है, तो इसको मैंने मान लिया X, एक H पे +1 है और इसकी वजह से +3 है, एक O पे -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, -6 हो गया, इक्वल टू 0, X इक्वल टू +3। ऐसे ही H2SO4 है, आप खुद से कर लेंगे। उसी तरीके से H2S2O7 है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो अंडरलाइन किया हुआ है और सबस्क्रिप्ट में S2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे मेरे को क्या डालना पड़ेगा, 2x डालना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, 2 पे +2 हो गया, एक ऑक्सीजन पे -2 रहता है, 7 पे -14 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो 2x इक्वल टू प्लस का 12 और x इक्वल टू प्लस का 6 आ गया। यहाँ पे भी सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चलिए एक बात ध्यान रख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 16 में आता है ये, और ग्रुप नंबर 16 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है +6 रहती है। पीछे बताया था कैसे निकालते हैं, तो सल्फर पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसका ज़्यादातर आंसर रहता है। याद रटना नहीं है कि हमेशा ही ऐसा नहीं रहता है, ठीक है, ज़्यादातर सल्फर पे +6 ही आंसर रहता है। अगर आप किसी वजह से नहीं निकाल पा रहे हो, आप +6 डाल करके आ सकते हो, अगर आपको नहीं आता कुछ तो, अदरवाइज आप पहले सॉल्व करना। ठीक है, तो H2S2O7 में सल्फर पे कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस का 6, तो ये सही है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है Na2S2O3, तो ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा। इसको आप 2x मान लें, एक Na पे प्लस का 1 होता है क्योंकि ग्रुप 1 का है, तो 2 है तो +2 है, ऑक्सीजन की वजह से ये इक्वल टू 0 इक्वल टू ये आप खुद से कर सकते हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ से थोड़े से टिपिकल स्टार्ट होते हैं, और NCERT के अंदर दिया हुआ है ये CrO5, और पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे पहले तो हम वही सीखते हैं, फॉर्मूले से क्या आएगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं और क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इन CrO5। तो इसको मान लीजिए आप X, और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 5 पे कितना होगा, -10, क्योंकि एक पे -2 है तो 5 पे -10 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 10 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अगर हम क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ग्रुप नंबर ही होता है, मैंने आपको बताया था, और ये आता है ग्रुप नंबर 6 में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कहाँ बताई थी मैंने आपको, बताई तो थी कहीं। ठीक है, ये तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज प्लस का 6। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आप इस टाइप के चैप्टर जब क्लास 12th में कर लोगे डी ब्लॉक, तो फिर आपको ये सब याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी के लिए याद रख लो, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, और फॉर्मूले से कितनी आ रही है, प्लस का 10, यानी कि जो आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करी है वो एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ये वाला आंसर आपका गलत हो जाता है। तो आई रिपीट, ये NCERT का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, इसका स्ट्रक्चर देख लो। ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि आपका फॉर्मूला से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा ही ऑक्सीडेशन स्टेट दे देंगे, वो एग्जाम्पल आपके गलत होंगे, वो फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे। हाँ जी हाँ, एक सवाल हो रहा था कितने और याद रखेंगे। ठीक है, 7-8 ही ऐसे इस टाइप के एग्जाम्पल हैं जो आपको स्कूल के पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, जिनमें फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, तो 7-8 एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। यस, CrO5 इज़ वन ऑफ देम। NCERT बैक एक्सरसाइज अभी क्वेश्चन खोलूंगा तो आपको दिख जाएगा। बटरफ्लाई इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी बनाने को कई बार आ जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, क्यों ये बटरफ्लाई कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा पंख से निकल रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी की वजह से, और ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बस नाम दे रखा है।
तो स्ट्रक्चर भी आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसका दूसरा सवाल भी मेरा यहाँ आपका खत्म होता है, उसका जवाब मैंने दे दिया। अब स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना बहुत आसान है। बस एक ही बात ध्यान रखना, फॉर सपोज करो दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है और एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे से। मैंने बोल दिया कि B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो जब वो बॉन्ड टूटेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1 और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1 देना, दैट्स इट। और फिर लास्ट में टोटल कर लेंगे। तो CrO5 का ये जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देख सकते हो, ये मैंने दोबारा भी बना दिया आपके लिए, ठीक है। इसके अंदर आप सबसे पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे क्रोमियम और ऑक्सीजन का। ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम, ये सबको पता है, ठीक है। और ये दूसरा बॉन्ड मैंने ब्रेक किया +1 -1, ये तीसरा बॉन्ड ब्रेक किया +1 -1, ये चौथा बॉन्ड ब्रेक किया +1 -1, और ये दो बॉन्ड है तो मैं इस पे +2 डालूंगा। इन दो बॉन्ड की वजह से +2 डालूंगा, क्योंकि दो बॉन्ड तोड़े हैं तो 2 प्लस और 2 माइनस आएंगे। तो ये वाले टोटल अगर आप प्लस करोगे तो आपको +6 नज़र आ जाएगा। तो इसलिए क्रोमियम का यहाँ पे मेंशन कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +6, ठीक है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था जो आपको लर्न करना है, ठीक है। एक पीछे और लर्न करवाया आपने Fe3O4, ठीक है, वो भी लर्न करना है। दूसरा 2 एग्जाम्पल याद करने हैं। तीसरा आपका C3O2 है, ठीक है, कम आता है पेपर में बट NCERT पीछे मेंशन्ड है तो कर लेते हैं। अब C3O2 में पहले फॉर्मूला लगवा दो सर, लगवा देते हैं जी। फॉर्मूला लगाया 3x - का 4 = 0, तो x आया आपका 4/3। अब x 4/3 आ गया आपका, ये आपकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हमको नहीं पता करनी है, हमको इंडिविजुअल एटम पे पता करनी है। अगर आपने एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट टिक कर दी तो फिर लिख दी तो फिर टीचर आपका गलत कर देगा, क्योंकि ये दिया ही एग्जाम्पल उसलिए है कि आप इंडिविजुअल बताएं। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो फिर वो सही है, क्योंकि वहाँ पे आपको इस टाइप के ऑप्शन बना देंगे, जैसे इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऐसे बना देंगे, तो इस वाले ऑप्शन को आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। अब कभी 0 आगे दे देंगे, कभी कुछ आगे पीछे दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से दे देंगे। बाकी अगर आपको खुद से बताना आ गया तो आपको ये स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें C अगर आपको नहीं दिख रहा स्ट्रक्चर तो ये C3 बीच में है और डबल बॉन्ड O ये जुड़ा हुआ है। अब इसमें बॉन्ड ब्रेक करें तो अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूँगा तो इस पर -2 आएगा, इस पर +2 आएगा, क्योंकि 2 ब्रेक किए हैं। ये वाले 2 ब्रेक करोगे तो 0 0 आएगा, ये 2 ब्रेक करोगे तो अगेन 0 0 आएगा, और ये 2 ब्रेक करोगे तो इस पे -2 और इस पे क्या आएगा आपका +2 आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 2 ऑक्सीजन पे +2 है और एक बीच वाले ऑक्सीजन पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो +2 0 +2 इज़ योर राइट आंसर इन दिस केस, ठीक है। याद करना है, अगेन याद करना है। एक और आपको याद करना है Br3O8, इसका स्ट्रक्चर मैं मान के चल रहा हूँ आप याद कर लेंगे। अब स्ट्रक्चर के बाद ही आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रोमीन और ऑक्सीजन में यहाँ पे 6 बॉन्ड हैं, ठीक है, और ये 2 टूटेंगे तो +2 Br पे, फिर ये 2 टूटेंगे तो +2 Br पे, और ये 2 टूटेंगे तो +2 Br पे, ठीक है। और ये Br और Br का ही बॉन्ड है तो ये टूटेगा तो 0 0 रहेगा, तो इसलिए इस पर +6 रहेगा। अगेन आप देख सकते हो ये 2 बॉन्ड टूटेंगे तो +2, ये 2 बॉन्ड टूटेंगे तो +2, इन दोनों को ऐड करोगे तो +4, और ये वाला Br का ही है तो Br में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तोड़ोगे 0 0 रहेगा। और अगेन इस Br पे बिल्कुल ही सेम तरीके से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। तो इसका आंसर है 6, 4, 6, ठीक है। तो आपने जब फॉर्मूला लगाया था तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी। एवरेज आपको नहीं फाइंड आउट करनी है, आपको इंडिविजुअल फाइंड आउट करनी है, तो इंडिविजुअल आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट आपका सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल H2SO5। H2SO5 को आप कैरोज एसिड भी कहते हो, ये इसका दूसरा नाम है कैरोज एसिड, ठीक है। इसको ऐसे कह लो कि प्यार से बुलाया जाता है कैरोज एसिड। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक तो NCERT में दिया हुआ है, अभी मैं क्वेश्चन चेकआउट करवा दूंगा आपको, उसके पेपर में बहुत आता है, स्कूल एग्जाम में बहुत आता है। बिना स्ट्रक्चर के हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर जब इस पे S पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने गए X वाले फॉर्मूले से, तो X +2 -10 = 0 बना के X = बना +8। तो X जब +8 बनता है तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, तो +8 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो फॉर्मूले से जो +8 आया है वो बिल्कुल गलत है। फॉर्मूले से जब गलत हो जाता है तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और स्ट्रक्चर H2SO5 का आपको दिख रहा है,
अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि सल्फर के ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड हैं, 6 बॉन्ड हैं। तो हर एक ये 6 के 6 जब बॉन्ड ब्रेक होंगे आपके, ठीक है, ये एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये 2 और ब्रेक करेंगे और एक और बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा, इसलिए सल्फर पे +6 आएगा। तो +6 आपका आंसर हो जाएगा। अगेन बता रहा हूँ, याद मत करना कि सल्फर पे हमेशा ही +6 रहता है। अगर आपको कुछ नहीं आ पाए, H2SO4 आप नहीं बता पाओ, तो +6 लिख के आ सकते हो। अदरवाइज एक एग्जाम्पल आएगा जिसमें सल्फर पे +6 नहीं है, मैं आपको बताऊंगा जो भी। देन आगे बढ़ते हैं, H2S2O8। सो H2S2O8 को एक और नाम से जानते हैं, मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं हम लोग। तो मार्शल एसिड में भी अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ X वाला, तो यहाँ पे बनेगा 2x, हाइड्रोजन की वजह से +2, ऑक्सीजन की वजह से -16 = 0, 2x बना 14 और x बना +7। तो सल्फर कभी भी +6 से ज़्यादा नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि वो इसकी लास्ट लिमिट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब फॉर्मूला गलत है। जब फॉर्मूला गलत होता है तो स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ता है, और H2S2O8 का स्ट्रक्चर आपको ये दे रखा है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सल्फर पे +1, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो +2, एक और बॉन्ड ब्रेक हुआ तो +1, ये 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो +2। तो टोटल कितना बना सल्फर पे, +6 बना। ऐसे ही दूसरा सल्फर बिल्कुल फर्स्ट वाले सल्फर की कॉपी है, तो इस पे भी क्या बनेगा, +6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6,6, +6, तो मार्शल एसिड पर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो क्या आई, +6, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं। ये H2SO5 का स्ट्रक्चर शायद रिपीट हो गया मुझसे, ठीक है, इसको हटा देना यहाँ से, राइट, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। देन 6th एग्जाम्पल देख लो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं तो मैं यहाँ पे सल्फर का सबस्क्रिप्ट 4 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 4x बनाऊंगा। एक Na पे +1 होता है तो 2 Na पे +2 हो गया, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 6 पे -12 = 0। तो यहाँ पे जब x निकाला तो 2.5 आई, फ्रैक्शन में आ नहीं सकती, फ्रैक्शन में आ रही है मतलब एवरेज है, एवरेज हमको बतानी नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर ये रहा इसका, स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर आपको मालूम हो चुका है इसका, तो सल्फर पे देख लेते हैं। अब देखिए 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं, ब्रेक हुआ, -2 +2, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1 -1, ये 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो मैं कहता हूँ इस पे +2 -2, और ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक हुआ ये वाला, तो ये सल्फर और सल्फर के बीच है तो ये आएगा 0 और 0। तो इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो +2 +2 और +1, तो सल्फर पे कितना बनेगा, +5 बनेगा, और इन वाले सल्फर पे 0 बनेगा, और अगेन इस वाले सल्फर पे कितना बनेगा, +5। तो इसका आंसर है +5, 0, 0, +5, ठीक है। तो इंडिविजुअल आपसे पूछेंगे तो इंडिविजुअली है, एवरेज आपको बतानी नहीं है। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए ज़रूर होंगे। बस जितने एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं उतने ही करने हैं। बाकी NCERT बैक एक्सरसाइज में 2-4 एग्जाम्पल नए आपको और मिलेंगे, मैं वो और हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी मैक्सिमम मैंने आपको करवा दिए हैं, इन्हीं में से ही पेपर में ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले NCERT में ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड आउट करना है, उस पर एक क्वेश्चन बनता है स्टॉक नोटेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, NCERT का एग्जाम्पल है प्रॉब्लम नंबर 8.3, ठीक है। स्टॉक नोटेशन, तो स्टॉक नोटेशन कुछ नहीं होती, ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है, ठीक है। जैसे आपने फाइंड आउट करी है एक्स वाले फॉर्मूले से, ज़्यादातर तो उसी फॉर्मूले से आपके काम हो रहे हैं। जो एग्जाम्पल आपके स्ट्रक्चर से हो रहे हैं वो आपको स्ट्रक्चर याद ही होंगे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाला एग्जाम्पल आपने फॉर्मूले से नहीं करना है, राइट। तो बाकी सारे तो आपके फॉर्मूले वही एक्स वाले फॉर्मूले से कर देना, ज़्यादातर तो उससे हो जाएंगे। तो स्टॉक नोटेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। इन सारे ही कंपाउंड्स को आपको यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर केसेस में तो आपको सेंट्रल एटम थोड़ा सा देखो करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि जैसे इसमें Au गोल्ड है, गोल्ड सेंट्रल है, इस पे आपको x वाले फॉर्मूले से निकालना है। जैसे मैंने इसको x मान लिया, एक हाइड्रोजन पे +1, ठीक है, और एक Cl पे -1 होता है, तो 4 Cl पे -3 है, इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये सॉरी -4 हो जाएगा ना, एक Cl पे अगर -1 है,
मैंने आपको बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे अगर ये आ जाएंगे कहीं पे तो इन सब पे कितना आएगा, -1 आएगा। -1 इन पे ज़्यादातर रहता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। तो एक Cl पे -1 है तो 4 Cl है यहाँ पे, -4 = 0, तो ये -3 हो गया, तो x = +3 हो गया। तो Au पे +3 हुआ, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, बस ये देख लो नीचे आंसर बना हुआ है HAU3Cl4। ठीक है, तो किस तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपको कर देनी है। बाकी सेंट्रल इसमें ये है, 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 इसमें ये है। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी, वो Fe3O4 था जो आपने पीछे किया है, ये Fe2O3 है, मतलब Fe3O4 में ही Fe2O3 होता है। ठीक है, तो Fe2O3 आपका सिंपल ही है, इसको आप चाहे 2x मान लें, एक ऑक्सीजन पे -2 -6 = 0, 2x = +6 आ गया और x = कितना आ गया, +3 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी कहानी हो जाएगी। और रिप्रेजेंट कैसे करोगे इसको, Fe2O3 को देख लो, ये रिप्रेजेंट Fe2O3 स्टॉक नोटेशन के हिसाब से किया हुआ। तो इस क्वेश्चन को करके ज़रूर जाना, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते नहीं हैं, टीचर बोलता है ये क्या कर दिया, तो नंबर कट जाते हैं बेकाम के। राइट, मैं बढ़ूंगा आगे। अब NCERT के अंदर ये 8.1 क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा x वाले फॉर्मूले से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे आप खुद से सॉल्व करना, मैं आपको वो सॉल्व कर देता हूँ। जैसे एक ये सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको, जैसे CaO2 है, इसमें O2 के नीचे अंडरलाइन है, तो अब क्या करोगे आप 2x बनाओ। अब आपको पता है याद क्या है, ऑक्सीजन पे तो आपको पता है कि बहुत सारी शो कर सकता है ऑक्सीजन, पर साथ में कैल्शियम है, कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है, ग्रुप 2 का आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ग्रुप 2 पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, +2 रहता है, तो +2 कैल्शियम की वजह से ओवरऑल 0, 2x = -2, x = -1, तो ये एक पेरोक्साइड है, ये एक पेरोक्साइड का एग्जाम्पल है CaO2, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन पे कितना है, -1, तो यही आंसर है। इसमें से आप देखो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट NaBH4 मैं आपको कर देता हूँ, NCERT क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैं लगा रहा हूँ, बाकी सब आप खुद से कर लोगे। अब देखिए इसको x मान लेना, ज़्यादातर बच्चों को ये याद होता है कि H पे +1 होता है, पर मैंने स्टार्टिंग में बताया H पे -1 भी हो सकता है अगर H ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो H इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन। ठीक है, ये बात इसको लिख लेना। इसलिए अब यहाँ पे B को अगर मैंने x माना है तो H को -1 मानूंगा, तो एक H पे -1 अगर है तो 4 पे -4 होगा, और Na का हमेशा +1 रहता है = 0, तो x = +3 हो गया, तो +3 यहाँ पे आंसर बनेगा आपका NaBH4 में। आंसर क्या हो गया, B पे +3। ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, इसको ये बात ध्यान रखना कि ये +3 बनेगा। एक ये वाला भी एग्जाम्पल है जो बच्चे थोड़ा सा गलत कर जाते हैं, मैं आपको बता दूं इसको करके। ये आपको दिया हुआ है, थोड़ी सी पेंसिल जो है ये गड़बड़ कर जाती है कई बार, SO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो अब इस पे अंडरलाइन जो है वो इस पे है, S पे है। ठीक है, तो इसको आप x नहीं मानेंगे पहली बात तो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे होल ट्वाइस है, तो इसको आप मान लें 2x, बाकी सब आपका नॉर्मल है। K है, K पे +1 है पोटेशियम पे, एल्यूमिनियम पे याद करें +3 स्टार्टिंग में बताया हुआ है, एक O पे -2, तो यहाँ पे O कितने हैं, 4 2 8 हैं। ठीक है, ये 4 2 8 हैं, ये देख लो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो -16 कर देना। तो पानी आपका एज ए होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि H पे +2 हो गया, O पे -2, तो ये न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज होता है। तो इनको आप हटा ही दें, 0 जो होता है 12 ले लो, 13 ले लो, कितने भी ले लो 0 ही होगा, = 0 कर दो, तो 2x हो गया आपका, ये आपका -12 = 0, तो x = +6 आएगा आपका। तो सल्फर पे +6 आ गया दोबारा से आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये सल्फर पे कितना आ गया आपका, +6। ये थे 3 एग्जाम्पल, ठीक है, जो आपको अलग से ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए 8.2 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर ये Ki3 भी पेपर में काफ़ी बार आ जाता है, और ध्यान ये रहे इसमें कि Ki3 में यहाँ पे I के नीचे अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, तो अब ये बात है कि K पे तो +1 रहेगा, तो I3 पे कितना रहेगा, -1 रहेगा।
अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर x वाला फॉर्मूला लगा दिया, 3x लगा दिया, प्लस का 1 इक्वल टू 0 कर दिया तो x इक्वल टू प्लस का 1/3। तो बेटा ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आई है और एवरेज आपको लिखनी नहीं होती। I3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा लीनियर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और जो है वो -1 रहता है। इसमें 2 I पे 0 होता है और 1 I पे -1 रहता है। तो ठीक है, तो आपको कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल दिखे 0, -1 और 0, उसको आप टिक कर देना। बाकी ये ध्यान रखने की बात है, आप पेपर में क्या लिख के आओगे, पेपर में ऐसे छोड़ाना आंसर -1, बस दैट्स इट। आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी इन दैट केस। चलिए H2S4O6 मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। Fe3O4 पीछे बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ये लास्ट बस 2 एग्जाम्पल और देखिए, CH3 CH2OH, ठीक है, ये और देख लें। तो ये है मेरे पास CH3 CH2OH। इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले इसका ओपन फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन अपने इफेक्ट से, ये ऑक्सीजन का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और ये अपने इफेक्ट से उस कार्बन को भी खींच के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कर देगा। ये कार्बन भी थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, किसकी वजह से, पड़ोस में बैठे ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो ये बॉन्ड टूटा, इस पे -1 इस पे +1, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। ये बॉन्ड टूटेगा अगेन -1 +1, ये बॉन्ड टूटेगा -1 और +1, ठीक है। हमको तो कार्बन पे ही चेक करना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में केवल कार्बन का ही पूछ रहे हैं। कार्बन पे ही अंडरलाइन लगा हुआ, आप देख सकते हो क्वेश्चन में ऊपर कार्बन पे ही अंडरलाइन लगा हुआ। तो अब ये जो आपको व्हाइट वाला ये जो कार्बन नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है। क्यों, इस ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इस पे कमी हो गई, इस पे कमी हो गई, तो ये उसको कह रहा है कि मेरे पे तो कमी है, अब मैं तो खींचूंगा। ऐसा केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही करना है आपने, ऐसा केवल ये कार्बन वाली जो चेन वाला एग्जांपल आएगा केवल उसी में दिमाग लगाना है, बाकी और किसी में भी दिमाग नहीं लगाना। अब तक तो ये हो रहा था कि बॉन्ड तोड़ के 0-0 दे रहे थे, बट कार्बन वाली चेन का जो एग्जाम्पल आएगा उसमें बॉन्ड तोड़ के 0-0 नहीं देना है। अगर साथ में ऑक्सीजन लगा है तो साथ में लगा है ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड टूटेगा जनाब, इस पे -1 इस पे +1, तो आप देख सकते हो कि इसके -1 से इसका +1 हुआ कैंसिल, तो इस कार्बन पे आंसर बन रहा है आपका -2, ठीक है, ये आंसर बन रहा है एक कार्बन पे -2। दूसरे पे देख लेते हैं। चलिए ये बॉन्ड टूटा +1 -1, ये बॉन्ड टूटा -1 +1, और अब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 +1, तो +1 से ये कैंसिल, और इस कार्बन पे कितना बन रहा है हमारा, -2 बन रहा है। तो इसका आंसर हो गया -2, -2, तो -2, -2 मेरा आंसर है। ऐसे ही आप एक और साथ में एग्जाम्पल देख लें जो आपको दिया हुआ है, CH3 COOH, इसका ओपन फॉर्म में पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो COOH इस तरीके से बनाते हैं, और CH3 ये हो गया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये कार्बन ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन के प्रभाव में आके, तो बॉन्ड तोड़ते हैं, 1 2 3 बॉन्ड तोड़ूंगा तो -3, और ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो इस पे -1, क्योंकि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे +1, तो ओवरऑल इस कार्बन पे आंसर बना -2। इस कार्बन का देख लेते हैं, ये बॉन्ड टूटेंगे यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटा -1 +1, 2 बॉन्ड टूटे +2 -2, तो ये आप कैंसिल करो तो इस कार्बन पे बना +2, तो इस क्वेश्चन का आंसर है -2, +2, ठीक है। तो ये सारे ही आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं लगभग। अब आप ये ध्यान रख लेना, ये H2SO5 ये कैरोज एसिड पीछे कर चुके हो, अभी स्ट्रक्चर से होगा, Cr2O72- नॉर्मल फॉर्मूले से हो जाएगा आपके X वाले से, और NO3- में भी N पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, नॉर्मल फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्मूले से हो जाएंगे, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लो अपना आराम से, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुका है हमारा ओवर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वैसे तो हमने मेन तो बैलेंसिंग करनी है, पर एक बार टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस देख लो। तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन का जो टाइप है वो है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हम ज़्यादा कर रहे होंगे। इसी टाइप की रिएक्शन आप आगे चल के ज़्यादा देखोगे बैलेंसिंग के अंदर, हम बैलेंस जब करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे वाले का रिडक्शन हो। मतलब जैसे A और B एक साथ हैं,
एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो रिडक्शन। फॉर सपोज करो ए का रिडक्शन हो रहा है और बी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बी का ऑक्सीडेशन कराने वाला कौन है? ए। तो ए कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। उसी तरीके से ए का खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन, और ए का रिडक्शन करवाने वाला कौन है? बी। तो बी कैसा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि आपको रिएक्शन दी होगी और आपसे पूछा होगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो क्या करना, एग्जाम्पल 1 देखो, यहाँ पे KMnO4 बना हुआ है, तो वही X वाले फॉर्मूले से आप Mn पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, और दूसरी साइड पे जो Mn वाला कॉम्प्लेक्स आपको या फिर कोई आयन दिया होगा उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो। जैसे इस पे Mn पे +2 है, तो इसको कैसे लिखोगे? X इक्वल टू प्लस का 2 लिखोगे, है ना। Mn के ऊपर डायरेक्टली +2 है, इसको क्या लिखोगे? X इक्वल टू प्लस का 2। तो +7 से प्लस का 2 आप मूव कर रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है +7 से +2 जाओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर रहे हो, तो इसको कहते हैं रिडक्शन करना। क्या कहते हैं? रिडक्शन करना। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा और 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा यहाँ पे +7 में, तभी +2 बना होगा, राइट। और ऊपर वाली रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे H2C2O4 पे अगर मैं निकालूँ तो 2x, H2 है प्लस का 2, एक ओ पे -2 होता है, तो 4 पे माइनस का 8 इक्वल टू 0 आएगा, तो 2x इक्वल टू प्लस का 6 आएगा। ठीक है, 2 कार्बन पे प्लस का 6 है, तो एक कार्बन पे कितना आएगा? प्लस का 3 आएगा। तो प्लस के 3 से यहाँ पे प्लस के 4 में जा रहा है, तो प्लस के 3 से प्लस के 4 में जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे प्लस के 3 से प्लस के 4 जाने पर क्या हो रही है? बोलो साथ में, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखना आ गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है, ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो साथ वाला करवा रहा है, तो साथ वाला कौन सा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन इसका हो रहा था H2C2O4 का, तो यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग KMnO4 को बुला देंगे। तो ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन के 2 मॉलिक्यूल थे, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना, उसको इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सेकंड है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट 2 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास KClO3 है, तो KClO3 से अगर आप देखोगे तो KCl बना हुआ है, ये बना हुआ है, और साथ में O2 बना हुआ है। तो आपको पीछे करवाया था होमोन्यूक्लियर वालों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। होमोन्यूक्लियर मतलब जिसमें 2 सेम एटम हो, उनका 0 होता है। तो आप जनरली लेते हो O पे -2, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है सिंगल, उस पे -2 से क्या हो रहा है? 0। तो कितने का चेंज आ रहा है? 2 का, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है क्योंकि -2 से 0 पे जाने पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। और आप देख सकते हो क्लोरीन पे कितना यहाँ पे मेंशन्ड है? +5, तो आप X वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो +5 रहेगा, और K पे +1 होता है और Cl पे -1 है, तो +5 से -1 जा रहे हो, यानी कि प्लस के 5 से -1 जाने को क्या कहते हैं? रिडक्शन होना कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना। तो एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें 2 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और एक का बढ़ रहा है और एक का कम हो रहा है, तो इसको कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रा मतलब अपने ही अंदर। यहां पे आप बोलो सर ऊपर क्यों नहीं हो रहा था, ऐसा ऊपर क्यों नहीं देख रहे थे हम? अरे भाई, यहां पे K+1 में है और यहां पे भी K+1 में है, तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा केवल उन्हीं एलिमेंट्स को फोकस में रखना है। आई रिपीट, जब आप रिएक्शन करते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो, तो जिन जिन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है वे केवल वही फोकस में है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, बस जल्दी करूंगा अब थोड़ा सा। सबसे इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का बहुत लोगों के पेपर में डेफिनेशन आएगी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो, उसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये पहली वाली रिएक्शन से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने एग्जांपल लिया P4 का, तो इसको आप क्या लिखोगे? 4x = 0 लिखोगे, तो x = 0 आ गया।
तो x 0 आ गया, और यहाँ पे p पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर माना हुआ है, प्लस का 1 निकाला होगा फॉर्मूले से, अब आप निकाल लोगे। और यहाँ पे p पे कितना आ रहा है, माइनस का 3, तो p एक तरफ तो 0 से +1 जा रहा है, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन, और एक p 0 से -3 जा रहा है, ये हो गई रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट का, फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन और फास्फोरस के ही रिडक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन पढ़ दूंगा, डेफिनेशन रट के चले जाना, अगर कुछ पूछते हैं तो 1 नंबर में यही पूछते हैं। दूसरा, आपको एग्जाम्पल भी खुद से लिखना होता है, तो आप एग्जाम्पल इसको याद कर लो, इस वाले एग्जाम्पल को, क्योंकि इसकी हम बैलेंसिंग भी आगे कर रहे होंगे, तो इसको आप एग्जाम्पल को याद रखोगे और डेफिनेशन को भी। The reaction in which same element is oxidized as well as same element is reduced, the reaction is known as disproportionation reaction। स्पेलिंग याद करने, लिख के देख लेना। सिमिलर एग्जाम्पल नीचे वाले हैं, नीचे वाले एग्जाम्पल में आप खुद से देखें कैसे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। अच्छा, कईयों को ये डाउट होता है सर ये OH- लिखा है, वैसे अभी आपने बैलेंसिंग करी नहीं है तो आपको डाउट आएगा। ये जब आप बैलेंसिंग कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा, ये सिर्फ मीडियम बताने के लिए होता है, इसको आपने जो है वो स्किप कर देना है, इसको सोचना ही नहीं कि है, ये एक मीडियम है, रिएक्शन का मीडियम होगा, या तो रिएक्शन एसिडिक होगी या रिएक्शन बेसिक होगी, तो ये मीडियम बताने के लिए है, इसको आपने नहीं देखना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी नहीं हो रहा है, राइट, ठीक है ना। तो खाली, ठीक है, जब H+ डला होगा तो उसको छोड़ देना, जब OH- डला होगा तो उसको छोड़ देना, इनको आपने टेंशन इनके बारे में नहीं लेनी, क्योंकि मीडियम बताने के लिए रहेंगे। आपको आगे थोड़ा सा समझ में जरूर आ जाएगा, थोड़ा सा 5 मिनट दो, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, वीडियो स्टॉप करके बढ़िया से, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो बैलेंसिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल के एग्जाम में पक्का कंफर्म बैलेंसिंग आएगी ही आएगी, और जिनके चांसेस ज़्यादा हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करवा ज़रूर दूंगा, टेंशन मत लो। तो बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग 2 तरीके से होगी, यानी कि मेरे पास 2 मेथड हैं, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपको मैं पहले करवाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बाद में करवाऊंगा। देखिए, 98% ऑफ द केसेस में आपको पेपर में वो चॉइस खुद दे देगा कि भाई तू किसी भी मेथड से बैलेंसिंग कर दे, ठीक है, आपको वो नहीं बोलेगा। बट 1 या 2% केस में क्वेश्चन ऐसा भी है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन नंबर वाली से मत करो, ठीक है। केवल बहुत ही कम चांस है ऐसा होगा, बाकी आपके ऊपर चॉइस होती है, आप कोई भी मेथड लगाओ, आपको केवल बैलेंसिंग करनी होती है ज़्यादातर पेपर में। तो मैं आपको ये तो ज़रूर करवाऊंगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, खैर मैं तो दोनों ही करवाऊंगा, ज़्यादा एग्जाम्पल मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ले लूंगा और 2-3 एग्जाम्पल मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रूर आपको बताऊंगा। ज़्यादातर बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ा सा ईजी लगता है, बट ज़्यादातर बच्चों का सही आंसर जो है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रहता है। तो आयन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, सुन तो दोनों ही ध्यान से लेना, और जिससे चाहो मर्जी कर लेना। अच्छा, आप पूछो सर फिर हम क्या करें, आपने तो दोनों में फंसा दिया। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक मेथड अच्छे से कर जाइयो, किसी भी एक मेथड पे कम से कम 7 से 8 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर जाइयो। पर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल वही आपको लूँगा जो मुझे लगता है कि स्कूल एग्जाम में, यानी कि CBSE लेवल पे, क्योंकि 1 शॉट प्रिपेयर ही उस मोटिव से किया है मैंने कि आपके स्कूल का पेपर बढ़िया जाए, तो मैं डिफ़िकल्ट वाले केसेस, सुपीरियर वाले केसेस थोड़े से नहीं लूँगा इधर, ठीक है। तो सिंपल जो स्कूल में आएंगे वही करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो बैलेंसिंग करेंगे हम, हमारे पास बैलेंसिंग में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। तो सबसे पहला मेथड मैं करूँगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छा, मीडियम भी मेरे पास 2 रहेंगे, एक रहेगा एसिडिक और एक रहेगा बेसिक। मीडियम भी 2 रहेंगे, एसिडिक और बेसिक मीडियम भी 2 रहेंगे। तो पहले हम करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और मीडियम लेंगे हमारा एसिडिक और फिर लेंगे बेसिक। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में अब आपको 5 रूल हैं, ये जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छे से आपको पहले इनको 2 बार पढ़ना है। तो पहला रूल है मेंशन रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेपरेटली, यानी कि आपको एक रिएक्शन दिया बैलेंस करने को, उसमें आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है पहले सेंट्रल एटम का, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके एक का रिडक्शन हो रहा होगा, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जैसे आपने पीछे एग्जांपल देखा इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का, इंट्रा नहीं, इंटर वाले का, तो कुछ वैसी ही सिचुएशन आएगी। कर देंगे। सेकंड पढ़ो,
बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर दो। रूल नंबर 2। और लाइन वाइज चलेंगे, जो हम रूल पढ़ रहे हैं ये लाइन वाइज हैं। 1 पहले चेक करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना। ऐसा नहीं है कि पहला कर लिया फिर 5वां पहले कर लेते हैं, ठीक है। घर की खेती नहीं है ये। हमको रूल के हिसाब से, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये बिल्कुल सारे एग्जैक्टली फॉलो करने हैं, ठीक है। जो इनको फॉलो करेगा उसके पूरे नंबर आएंगे, और जो फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसका हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कहाँ पे गलत भी हो सकता है बीच में कहीं। तो अब ये इसको फॉलो करें बढ़िया से। तो तीसरा रूल है मेरा, बैलेंस इक्वेशन बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है तो इसमें ये वाला मेथड रहेगा। पहले हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे चार्ज को। चौथा है कैंसिल इलेक्ट्रॉन्स एंड ऐड बोथ द हाफ रिएक्शंस। फिर हमें इलेक्ट्रॉन्स को जो हमने बैलेंस किया उसको इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और फिर अब 5वें स्टेप में मीडियम को प्रायोरिटी देवी। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी डाल देना, और फिर जो बचे हुए हाइड्रोजन होंगे उसके लिए H+ डाल देना। अभी आपको ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, बट सुनते जाओ, आपको बाद में बिल्कुल समझ में आएंगी। तो 5वां रूल है, अगर मीडियम एसिडिक है, पीछे पीछे बोलो, अगर मीडियम एसिडिक है तो पहले डलेगा पानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। पहले डलेगा पानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, देन बचे हुए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+, देन बचे हुए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+। और अगर बेसिक मीडियम है, एसिडिक नहीं है, तो भी एसिडिक वाले सारे स्टेप फॉलो करके, यहां तक सब कुछ सेम फॉलो करके, जितने H+ जिस साइड पे एक्स्ट्रा होंगे उतने OH- आएंगे। बेसिक मीडियम में यहां तक सब कुछ सेम है, जो आपका लास्ट स्टेप होगा उसमें OH- ऐड होंगे। तो जिस साइड पे जितने H+ होंगे, H+ को किल करने के लिए OH- दोनों साइड पे उतने ऐड हो जाएंगे। सर कैसे होगा, क्या होगा? अरे भाई रुक जा यार, सबर कर, सब कुछ समझ में आएगा। बेसिक की बारी आएगी तो जो बोला है बस उसको रिकॉल कर ली हो कि हाँ ऐसा सर ने बताया था कि H+ को किल करना है, और OH- उतने ही डलेंगे जितने H+ जिस साइड पे एक्स्ट्रा होंगे, और दोनों साइड पे बराबर OH- डाल देना। बस इस स्टेटमेंट को रिकॉल करना है और हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो अब मैं एक बार फटाफट से रूल आपको दोबारा बताऊंगा। पहले रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को अलग अलग मेंशन करना है। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। फिर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा चार्ज को बैलेंस करना है। फिर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है, दोनों इक्वेशंस को, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को ऐड करके। मीडियम एसिडिक है तो पहले पानी डालो फिर H+ डालो। अगर मीडियम बेसिक है तो लास्ट में बचे हुए H+ को OH- से साफ कर दो। टेंशन ना लो, एग्जाम्पल देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास एसिडिक मीडियम का, और मेथड मैं एक ही यूज करूंगा पहले, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले मैं आपको रूल बोलूंगा, समझाऊंगा सब कुछ, फिर एक पूरा खुद से सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो Cr2O7 -2 Fe+2 Fe+3 और Cr+3 है। तो पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन। तो मैं क्या करूंगा, 2x, एक ऑक्सीजन पे -2, 7 पे -14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू +6, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। यहाँ पे x इक्वल टू +2 है, यहाँ पे x इक्वल टू +3 है, और यहाँ पे मेरे पास x इक्वल टू क्या है, 3, ठीक है। तो मेरे को सिंपल भाई यो क्या हो गया, सुनो रुक जाओ, एक गड़बड़ करी मैंने यहाँ पे। ये मेरे पास +12 रहेगा और यहाँ मेरे पास +6 रहेगा, ठीक है। तो ये +6 से +3 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और यहाँ पे क्या दिख रही है, ऑक्सीडेशन दिख रही है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। एजेंट का तो यही है, सिंपल सा। अब मैं आगे और नहीं बताऊंगा, एजेंट पूछा जा सकता पेपर। तो आपको ये पता लग गया कि किस पे कितना ऑक्सीडेशन हाफ है, ठीक है ना। तो आपको ये पता लग गया कि ये +12 से आपका क्या जा रहा है, +6, तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। +2 से +3 जा रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ इसको अलग से ले लेना है, मतलब इस तरीके से करना है। Cr2O7 -2 को
Cr+3 के साथ लेके और यहाँ पे मेंशन कर देना है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा था तो यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ये कौन सा हाफ है, रिडक्शन हाफ है। और ऐसे ही आपको क्या करना है, Fe+2 से Fe+3 दिखाना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, ऑक्सीडेशन हाफ है। सिर्फ पहले एग्जाम्पल को समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो सब्र बनाए रखें। अब आप क्या करेंगे, एक बार आपने मेंशन तो कर लिया रिडक्शन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ है, ठीक है। अब आप इनमें इंडिविजुअल थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। जैसे कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन डालने हैं। चलिए मैं पहले आपको इलेक्ट्रॉन खुद से डाल के बता देता हूँ। तो आपने क्या किया, इसको हटाते हैं एक बार, रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ को पहले एक ही हाफ ले लेते हैं। फॉर सपोज करते हैं मैंने रिडक्शन हाफ लिया, और ज़्यादा सही पता है क्या होगा, आप लेफ्ट साइड पे लिखना रिडक्शन हाफ, ठीक है। और थोड़ा सा ना स्पेस छोड़ देना बीच में, यहाँ पे ये ऐसे जगह से छोड़ देना, ठीक है। और ये लिखना Cr+3। तो मेरा जो पहला था कि बैलेंस ऑल द आइटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा सुनो, पहला तो ये था कि आपने जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ली है जिसके बेसिस पे आपने रिडक्शन हाफ किया, ठीक है। अब आप कहो कि सर देखो यहाँ पे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है +6 का, ठीक है। अच्छा कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे x नहीं लिखा, 2x क्यों लिखा है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर सपोज मैं कहता हूँ 2x इक्वल टू +12 है, तो x इक्वल टू कितना है, +6, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, +6। यही आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि यार यहाँ पे 2x लिखा है और यहाँ पे भी 2x आपने बनाया है, ये कंफ्यूज क्यों कर रहे हो हमारे को, ठीक है। हमने ऐसा क्या किया है जो आप कंफ्यूज कर रहे हो, कभी आप x निकालते हो, कभी आप 2x निकालते हो। अरे नहीं नहीं भाई, रुक जा, अभी समझाते। देखो यहाँ पे 2x इक्वल टू +12 है, तो x इक्वल टू +6 रहेगा, यही बात तो आपको पता है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, आपका डिफरेंस आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ क्रोमियम 1 नहीं, क्रोमियम 2 है, तो एक क्रोमियम पे अगर +3 का डिफरेंस है तो 2 क्रोमियम पे कितना होगा, +6, समझे। अगर एक क्रोमियम का डिफरेंस +3 है, क्योंकि x तो एक क्रोमियम के लिए, पर यहाँ पे तो 2 क्रोमियम है, तो 2x पे +12 होगा, तो ये 2x +3 होगा, तो अब कितने, +6 होगा, सॉरी 2x। तो अब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का। तो 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस साइड पे ऐड होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ज़्यादा वाली साइड पे। 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होंगे बेटा, ज़्यादा वाली साइड पे ऐड होंगे, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करूँगा सीधा, ये मैं थोड़ा सा साफ कर दूंगा जगह को। अब मैं आपका सीधा लिख देता हूँ कि यहाँ पे मेरा +12 था और यहाँ पे +6 था, तो कौन सी वाली साइड पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करूँ कि चार्ज बैलेंस हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस का, आई रिपीट, कौन सी वाली साइड पे मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूँ कि चार्ज बैलेंस हो जाए, ठीक है। वैसे तो रटवाना है तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा वाली साइड पे ऐड कर देना, जिस साइड ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना उस साइड ऐड कर देना। तो जैसे 6 इलेक्ट्रॉन +12 इस साइड था, +6 इस साइड है, तो 6 ज़्यादा वाली साइड पे ऐड करना। बट इसका लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रॉन से चार्ज को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस है, तो -6 और +12 मिल के ही तो +6 बनाएंगे। अगर मैं +6 में -6 ऐड कर दूं तो ये तो चार्ज 0 हो जाएगा, एक साइड 0 एक साइड 12, तो वो तो बात नहीं बनेगी। तो फिर इसीलिए ध्यान दो, ज़्यादा वाली साइड पे ऐड करना ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। तो चार्ज बैलेंस हो गया। अच्छा, चार्ज बैलेंस से पहले, इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करने से पहले एक और था, रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ मेंशन किया, पहला रूल। दूसरा रूल था बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस करो सारे एटम्स को, इसके बिना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो Cr नीचे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, बाकी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उसको तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो ये बन गई मेरी ये इक्वेशन, ठीक है। ये बन गया कुछ इस टाइप से। तो अब तक मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन + Cr2O7 - 2 गिव्स ट्वाइस Cr+3। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, अच्छे से समझा रहा हूँ एक एक बात, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे को बस इतना ही काम करना है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हाफ की बारी आती है, और ऑक्सीडेशन हाफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इसमें, Fe+2 से Fe+3, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल ही है कि +2 से +3 जा रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है,
और कौन सी वाली साइड पे ऐड करोगे, जिस साइड पे ऐड करने से चार्ज बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। तो प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, या फिर ज़्यादा वाली साइड पे ऐड कर देना। अब आपको क्या करना है, एक बार ये इक्वेशन बना दी, अब आपको इनको रिएक्शंस को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड कैसे करना है, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए। तो ऊपर वाली रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप क्या करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो और इन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। ऐड क्यों करो, क्योंकि ऐड करने से ये तीनों एक साइड आएंगे और ये तीनों, ये सब एक साइड आएंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूं 6 इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसको 6 से मल्टीप्लाई इसको भी कर देना, ये भूल जाती है जनता करनी। तो 6 Fe+3, तो अब क्या होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये आपके पास अब एक इक्वेशन सी तैयार हुई है, ठीक है, राइट। तो अब ये जो इक्वेशन तैयार हुई है आपके पास वो ये रही, ठीक है ना। ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की तैयार हुई है आपकी, राइट। ये इक्वेशन आपकी रेडी हो गई। अब ये इक्वेशन जो आपके पास रेडी हो गई उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये इक्वेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप क्या करना, नेक्स्ट स्टेप पे आना, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। अब आप ये देखो, ये ऑक्सीजन जो आपने, ये जो इक्वेशन आपने रेडी करी है पीछे, किस साइड पे ऑक्सीजन कितने कम है और कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है और दूसरी साइड पे है ही नहीं ऑक्सीजन, तो इस साइड पे 7H2 ऐड कर देना, जो कि आपको यहाँ किया नज़र आ रहा है, यहाँ पे 7H2। और मीडियम आपका कैसा था, एसिडिक था। मीडियम कैसा था, रिकॉल करो, क्वेश्चन में ऊपर दिया था एसिडिक है। तो एसिडिक है तो आपके पास फ्री H+ है, आप किसी भी साइड H+ डाल सकते हो और कितने भी डाल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को बैलेंस करना है तो 7 2 14 होता है, तो मैं दूसरी साइड क्या करूंगा, 14H+ ऐड करूंगा। तो ये आपको एक इक्वेशन नजर आ रही है, ये आपका आंसर है। पर आप ऐसे ही मत सोच लेना कि आपका आंसर है, आप उसको चेक करना, ठीक है। एक बार आपने दूसरी तरफ 14H+ ऐड कर दिए, अब आप सबसे पहले तो ये देखो क्या सारे एटम्स लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हैं। जैसे कि 14H है इस साइड पे और इस साइड पे भी 14H है, और ऑक्सीजन देखो 7 है और इस साइड पे भी 7H2O था, ये O था, तो 7 ही है, ये भी ठीक है। 2Cr है, 2Cr है, ठीक है। 6Fe है, 6Fe है, तो ये बराबर है। अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको जल्दी चेक करने की सही है गलत, टोटल चार्ज देखो, लेफ्ट साइड का टोटल चार्ज और राइट साइड का टोटल चार्ज इक्वल होना चाहिए। ये आंसर को चेक करने का तरीका है, ठीक है, और ये आपने ज़रूर फॉलो करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 14H+ है और ये -2 है, ठीक है, और ये 6 × 2 इसको मल्टीप्लाई करना है, +12 है, ठीक है। तो +12 और -2 +10, तो +24 हो गया इधर, और 6 3 18 है, +18, और 2 3 6 है, +6, तो +24 +24। इसका मतलब जो भी मेरा ये आंसर आया वो बिल्कुल सही है, और यहाँ ये आपका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात ज़रूर समझ में आई होगी। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और वो मैं आपको फटाफट समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये NCERT का क्वेश्चन है 8.18, ठीक है। इसमें एसिडिक मीडियम का एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ये वाला, तो आपको फटाफट से क्लियर हो जाएगा। जैसे H2O2 है, अब मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा बच्चों को ना इसमें कन्फ्यूजन होती है इस एग्जाम्पल में, तो ये वाला ले रहा हूँ, अदरवाइज ईजी वाले आपसे खुद से करने हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो, अब ऑक्सीजन वैसे तो ज़्यादातर में लेते नहीं हैं हम लोग, ठीक है, बट इसके अंदर अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इसको पेरोक्साइड कहते हैं, पेरोक्साइड H2O2 है, और आपको याद रखना पड़ेगा कि O2 पे -1 है। अगर आपको नहीं याद रखना कि O पे -1 है तो आप टेंशन ना लें, आप सीधा ये देखें, ये 2x है, एक हाइड्रोजन पे +1, 2 पे +2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू कितना हो गया, -2। तो आप 2x पे भी छोड़ सकते हो, या x निकालना है तो -1, ठीक है। x इक्वल टू +2, x इक्वल टू +3, और ये x इसको मानो, क्योंकि ऑक्सीजन की चेंज हुई है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन की चेंज नहीं हुई, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, तो ऑक्सीजन का ही आप अगल बगल चेक करोगे इसलिए, ठीक है। तो x +2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। देखो तो ये क्या हो गया, -1 से -2 हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये हो रही है रिडक्शन, और ये क्या हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन,
तो अब आपके दो हाफ बनेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो सबसे पहले मैं रिडक्शन हाफ बनाऊंगा क्योंकि वही आपको समझना है बस। तो H2O2 से H2O जाना है, एक O पे -1 था और इस O पे -2 था। तो सर अगर एक O पे -1 से -2 है, एक का चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे O तो 2 है, तो 2 के लिए कितने का चेंज आएगा? 2 का चेंज आएगा। और ऐड कौन सी वाली साइड होंगे? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाली साइड पे ऐड होंगे। ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 है, ठीक है, तो ज़्यादा वाली साइड पे ऐड कर देना, राइट, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड हो गए, है ना। रिडक्शन हाफ भी जो है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करेगा ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे? अब आपने कुछ और बैलेंस तो करना नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को तो बैलेंस बाद में ही करते हैं, तो उसको बैलेंस बाद में ही करना, उसकी कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तो इस पे आप छोड़ दें। देन आपके पास Fe+2 था, Fe+2 से क्या था? Fe+3 था। तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ज़्यादा वाली साइड पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अब आप इसको 2 से कर दें मल्टीप्लाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल होने चाहिए, जब वो सेम होंगे तभी तो कैंसिल होंगे। देखो ये क्या लॉजिक है सर, इलेक्ट्रॉन सेम करके? अरे भाई एक बंदा इलेक्ट्रॉन 2 गेन कर रहा है, तो दूसरा वाला 2 लूज करेगा ना, तो दूसरे वाले से ही तो ले रहा है भाई। H2O2 को ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? अगर Fe+2 2 लूज करेगा वही तो गेन करेगा, तभी तो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स होगी भाई। एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, तो जितने लूज करेगा उतना ही तो गेन करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे हम लोग? कैंसिल। तो ये क्या बनेगा? H2O2 प्लस ट्वाइस Fe+2 गिव्स H2O प्लस ट्वाइस Fe+3, ठीक है। देन आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी डालते हैं। आई रिपीट, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी डालते हैं। अब क्योंकि मेरा एसिडिक मीडियम है, तो मैं कितने हाइड्रोजन डाल सकता हूं? जितने जिस साइड पे एक्स्ट्रा होंगे उसको कमी पूरी करने के लिए दूसरी साइड पे H+ डाल सकता हूं। तो यहाँ पे कितने H+ हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? सॉरी 2। और यहाँ पे कितने हैं? 2। और यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो 4 H इधर हैं और 2 H इधर हैं, तो इसका मतलब 2H+ इधर पड़ेंगे एक्स्ट्रा। और अब ये मेरी कहलाएगी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगी दोस्तों? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पर क्या हम यूं आंसर डाल के डिजाइन बना के चलते बने या चेक करें? भाई रुक जा, चेक कर आंसर सही है या गलत है। इसको चेक करने के लिए पहले एटम्स देख ली हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होने चाहिए, वो तुम खुद करोगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज चेक करो। तो लेफ्ट साइड पे टोटल चार्ज चेक करूंगा मैं, प्लस का 2 है और ये 2 इंटू प्लस का 2 प्लस का 4, तो टोटल चार्ज हो गया प्लस का 6। और राइट साइड पे चार्ज करूंगा 2 इंटू प्लस का 3, तो 2 इंटू प्लस का 3 प्लस का 6, चार्ज बराबर है। जी हाँ, ये मेरा आंसर सही है। अब ये आप सिग्नेचर वाला डिज़ाइन जो है बना सकते हो और जो है आगे अगले क्वेश्चन पे भाग सकते हो, ठीक है। तो अब ये हो गए मेरे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम के 2 एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँगा बेसिक मीडियम का, और मैं वो लेता हूँ आगे यहाँ से। तो एनसीईआरटी का ही एक और क्वेश्चन है 8.19। मैंने आपको कौन सा करवा दिया? मैंने आपको ये करवा दिया एग्जाम्पल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। हाँ, मैं बाकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बाकी एग्जाम्पल करवा दूंगा, है ना, तो सारे क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। पर सबसे पहले तो मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों एक बैलेंसिंग बेसिक मीडियम की। तो बेसिक मीडियम के लिए हम ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से है। मैंने आपको बोला था कि OH- केवल ये बताता है कि मीडियम कैसा है, बेसिक। इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर देना कि ये है भी या नहीं भी। जो भी बेसिक मीडियम में OH- आएंगे वो लास्ट में जितने भी हम प्रोसेस करेंगे अपने आप उससे आ जाएंगे। आपको इस OH- को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको लिखें भी ना तो ज़्यादा बेटर है। तो P4 से क्या बना रहे हो आप? PH3, और साथ में क्या बना रहे हो? HPO2- नहीं है, ये H2PO2- है। तो मैं ये H2PO2- थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्ट कर दिया, यहाँ पे H2PO2- कर दिया मैंने, ठीक है। आपको यही आता है पेपर में, H2PO2- आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले वही ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, क्योंकि होमोन्यूक्लियर है, सारे के सारे फॉस्फोरस हैं, तो 0 कर देंगे। ये x+3 = 0, x = -3। अब ये फॉर्मूला लगाना आपको आता होगा, आई होप। ऑक्सीजन का -4
इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू आपका ये जो हो जाएगा वो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस का आप क्या करवा रहे हो, अच्छा ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और पेपर में बहुत बार आया है। डिसप्रपोर्शनेशन की डेफिनेशन भी पूछते हैं आपसे, जिसमें एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। देखिए रिडक्शन हो रहा है और ये देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर इसको कैसे करेंगे, अरे वैसे ही कर जैसे सिखाया है, टेंशन मत ले बस तू देख P4 से पहले PH3 लिख और रिडक्शन हाफ मेंशन कर दियो याद से लेफ्ट साइड पे, और थोड़ी सी जगह भी छोड़ दियो, ठीक है ना, हिसाब से, ताकि थोड़ा सा सही भी लगे आपका किया हुआ काम। खिचड़ी पकी हुई ना लगे तो दिल खुश होता है टीचर का। अगर आप खिचड़ी पका दोगे, गंदा गंदा लिखोगे, टीचर को ढूंढना पड़ेगा, उसका मूड खराब हो जाएगा। एक बार टीचर का मूड खराब हो गया तो फिर वो आपका पेपर भी उसी हिसाब से चेक करेगा, ठीक है। चलिए, तो P4 से आप क्या बना रहे हो, PH3 बना रहे हो। तो यहाँ पे आपको P4 से आपने PH3 बना लिया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 थी और 0 से आप कहाँ पे आ गए हो, -3 पे आ गए हो। तो कितने का चेंज आ रहा है आपका, 3 का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है, 3 का, पर वो एक फॉस्फोरस के लिए 3 का चेंज आ रहा है। तो फॉस्फोरस कितने हैं, 4। तो बैलेंस ऑल द आइटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए मैं यहाँ पे 4 भी लगाता हूँ। 4 के लिए 12 का चेंज आएगा, 4 3 12 होता है। तो 12 किस साइड ऐड करें, जिस साइड पे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उस साइड पे आप ऐड करते हो 12। तो 12 मैं ऐड करूँगा इस साइड पे, 12 इलेक्ट्रॉन मैंने इस साइड पे ऐड किए हैं ज़्यादा वाली साइड पे। तो एक साइड 0 था, एक साइड -3 था, ठीक है। अगर मैंने 4 के लिए निकाला तो 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, 4x इक्वल टू ये बनेगा 4x इक्वल टू माइनस का 12, है ना, ठीक है, माइनस का 12 बनेगा 4x इक्वल टू। तो इसीलिए आपने कौन सी साइड ऐड की है, दूसरी वाली साइड पे ऐड की है, ज़्यादा वाली साइड पे ऐड की है। मैं इसको थोड़ा सा हटा दूंगा एक बार, आपको समझाने के लिए था ये केवल। चलिए, अब ये आपका स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की बारी है। अगेन आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन हाफ भी P4 से ही बनाएंगे, तो P4 से ही बनाएं। अब आप यहाँ भी पहले 4 लगा देना, बैलेंस ऑल द आइटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 0 से कितना जा रहा था, प्लस का 1, तो 1 के लिए था ये, और पर P कितने 4 है, तो 4 के लिए प्लस का 4 होगा। और प्लस का 4 अगर आया तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड होंगे, क्योंकि 1 का डिफरेंस आना, 4 के लिए 4 का डिफरेंस होगा ज़्यादा वाली साइड पे, तो ज़्यादा ये वाली साइड है। तो ये आपने ऐड कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम आप भूल रहे होंगे, ऑक्सीडेशन हाफ मेंशन करना। यार मेंशन कर देना, कई टीचर्स ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ मेंशन नहीं किए के मार्क्स इसलिए काट लेते हैं क्योंकि रूल्स के हिसाब से चलते हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये P4 आपका ये रहा ऊपर वाला, और नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे P4 को, तो 3P4 बनेगा, गिव्स 4 PH3 है आपके पास, और ये आपके पास 3 4 12 H2PO2 माइनस है, ठीक है, ये बने हैं। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब आप क्या करें, सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट कर लें। क्या काउंट कर लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले आप ऑक्सीजन ही काउंट करें ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेप्स के हिसाब से ऑक्सीजन देखो पहले, ऑक्सीजन जिस साइड पे जितने हैं दूसरी साइड पे वाटर डालो। तो कितने ऑक्सीजन हैं इस साइड पर आप ये देखिए, तो ये ऑक्सीजन है 2 और ये 12 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 24 हुए। तो मैं इस साइड पे 24 H2O ऐड कर देता हूँ। तो अब मेरे पास हाइड्रोजन चेक करने हैं मेरे को, इस साइड पे कितने हाइड्रोजन हुए मेरे पास, 48 हुए, और दूसरी साइड पे 4 3 12H, और ये 12 × 2 24H, तो ये हुए मेरे पास 36H। तो यहाँ मेरे पास 12H कम हुए, तो मैं इस साइड पे 12H प्लस डाल देता हूँ, ठीक है। तो 12H प्लस डाल दिए मैंने इस साइड पे, और ये मैं हटा दे रहा हूँ एक बार आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे किसी तरीके की, ठीक है। स्टेप्स मैंने वही फॉलो किए हैं। तो ये ऐसा करने के बाद ये हो जाती है मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा मेरा ऑब्वियसली आंसर, मगर
आंसर चेक करें ज़रूर। तो चेक करने के लिए क्या करें, चार्ज देखें तो इस साइड पे कितना प्लस, 12 का प्लस और ये 12 का माइनस, 12 का प्लस और 12 का माइनस 0, और दूसरी साइड कोई चार्ज है ही नहीं। तो इसको मैं अब थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे तो मेरे फोटो आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी, 24H2 प्लस ये P4 ऐड कर दोगे तो 4P4 बनेंगे, गिव्स 4PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस प्लस 12H प्लस। इसमें ना एक और काम करना है आपने, क्योंकि 4 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड 4 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कैंसिल करोगे। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल कर दो तो ये कितना बना, तो ठीक है ना, तो कैंसिल 4 से ही करोगे ना, हाँ कैंसिल 4 से ही कर दो, तो ये 6 बनेगा आपका, और ये 4 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 4 3 सा हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो ये बना 6H2O प्लस P4 गिव्स PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस प्लस 3H प्लस। तो ये होगी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये है आपका आंसर बेसिकली, और इसको आप चेक कर लें आपने। अच्छा, अब मुझे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये 4 का फैक्टर कैंसिल करना ज़रूरी है। हाँ यार, बैलेंसिंग में करना ज़रूरी है, तो करके ही आना। ठीक है, अब बाकी नहीं तो इसके मार्क्स भी आपके काटे जा सकते हैं। तो ये था आपका, ओ सॉरी, माय गॉड, वेरी सॉरी, ये आंसर नहीं है, रुक जाओ भाई, ये तो बेसिक मीडियम था, हमने तो एसिडिक मीडियम कर लिया। चलो अच्छी बात है, एसिडिक मीडियम दिमाग में रह गया और कर दिया। अरे भाई ये बेसिक मीडियम है भाई, रुक जा रुक जा, ये आंसर थोड़ी है, ये बेसिक मीडियम था, ये बेसिक मीडियम था, ये बेसिक मीडियम था, बिल्कुल आंसर नहीं है। तो सर ये आपने क्या गलत किया। अरे भाई यहाँ तक तो हमें वैसे भी करना था। अब तू देख, क्योंकि बेसिक मीडियम था तो ये दोनों साइड पे आपके OH माइनस ऐड होंगे, तो यहाँ पे कितने H प्लस बचे आपके, 3H प्लस बचे, 3H प्लस बचे ना। एसिडिक मीडियम में H प्लस बच सकते थे, बेसिक मीडियम में H प्लस रहेगा क्या। अरे भाई दिमाग खराब हो गया क्या, नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। सर आपने बोला था, हमको बताया था कि H प्लस जितने एक्स्ट्रा बचेंगे उसको कैंसिल करने के लिए OH माइनस उतने डलेंगे, तो H प्लस 3 एक्स्ट्रा बचे हैं, तो इधर 3OH माइनस डालने का भाई। 3OH माइनस क्या एक ही साइड डलेगा, नहीं दोनों साइड पे डलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा हटाऊंगा, अभी यहाँ से साफ़ करूँगा, जगह बनाऊँगा। ठीक है, तो 3OH माइनस उधर डाले, सर 3OH माइनस इधर डालो। अरे भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इधर देख, ये H प्लस और ये OH माइनस मिलके कितने पानी बना लेंगे, 3H2O बना लेंगे। अरे H प्लस को किल किया OH माइनस डाल के, और H प्लस और OH माइनस ने वाटर बनाया, तो 3 पानी बने। तो 3 पानी से 6 पानी कैंसिल होके इधर 3H2O बनेगा, और आंसर ये हो जाएगा। कितना आसान है, बेसिक मीडियम में एसिडिक मीडियम के सारे स्टेप लगा दो और लास्ट में बस H प्लस को कैंसिल कर दो, 3H2PO2 माइनस। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया, डिज़ाइन यहाँ बना देना आप। ठीक है, और चार्ज को चेक कर लो भाई, माइनस का 3 इस साइड है और माइनस का 3 उस साइड है, तो ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर दोस्तों, ये है आपका आंसर। तो आप कर चुके हो, और सुपर इम्पॉर्टेंट, सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, पेपर में इसी पार्ट के आने के चांसेस सुपर हाई हैं। और ये जो आपको 8.19 पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारा का सारा बेसिक मीडियम का है, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताने हैं, तो वो आप खुद से करोगे अभी। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा मेथड बेटा जी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोगों ने करी है बैलेंसिंग, एसिडिक मीडियम के भी एग्जाम्पल लिए और बेसिक के भी लिए। और बेसिक के हमको आसान क्यों लगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम तक तो था ही, केवल और केवल एक ही स्टेप आपका जो है वो एक्स्ट्रा है। देखिए अब क्योंकि एनसीईआरटी का जो 8.18 क्वेश्चन है उसमें आपको मेंशन किया हुआ है बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो गलती से यही क्वेश्चन कॉपी हो जाता है और पेपर में आ जाता है, इसलिए मैंने पहले आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करवाया है।
ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी है, ये भी किससे है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, पर एंड भी लिखा हुआ है इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से तो वो करवा ही रहे, तो इसलिए आयन इलेक्ट्रॉन तो आप करके ही जाओगे, मतलब करके ही जाओगे, ठीक है। चाहे आप आयन इलेक्ट्रॉन ही खाली कर लेना, ऑक्सीडेशन नंबर वाला रहने देना, पर आप आयन तो करके ही जाओगे। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी देखो, वो भी बढ़िया है, तो उससे भी 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो चलिए अब करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मेरा दूसरा मेथड है, इसमें भी मैं एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों के ही एग्जाम्पल लूँगा। कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान से एक बार सुनना पड़ेगा, उसके बाद आसान लगेगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, जो कि हम पूरा डिस्कस अभी कर चुके हैं पीछे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मेरे पास आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये सॉल्व किया हुआ है, सेकंड वाला मैं आपको करके बताऊंगा सॉल्व, ठीक है। पहले इसको अच्छे से सीख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें पहले 2 स्टेप ही अलग हैं केवल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, उसके बाद सारा का सारा सेम है, मतलब आधा तो काम सेम है, जो आप सीख चुके हो वही करना है, बस 2 चीज़ें अलग हैं, वो स्टार्टिंग में आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रिएक्शन को मेरे को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, जो कि ऑलरेडी हो रखी है। तो आपको पता है अब किस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए जाएंगे और आपको बाकी सारा काम खुद करना पड़ेगा। एरो के ऊपर OH- लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मीडियम कैसा रहा होगा, बेसिक। तो NO3- प्लस Zn गिव्स NH3 प्लस ZnO2-2, ये आपको दिया हुआ होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट अब आपको निकालनी आती है, X वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो N को अंडरलाइन करके इसको X मान लिया होगा आपने, और एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे -6, इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज -1, x इक्वल टू प्लस का 5, ये प्लस का 5 यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया। उसी तरीके से Zn, क्योंकि ये अकेला है सॉलिड स्टेट में, इंडिविजुअल एटम कभी भी पड़ा हो, एलिमेंट कभी भी पड़ा हो, मेटल कभी भी पड़ा हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, 0, ठीक है। एक होमोन्यूक्लियर वाले 0 थे, और एक ये जो अकेले पड़े होंगे वो भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे Zn +2 में गया, अब अपने आप फाइंड आउट कर लेना कैसे गया, और यहाँ पे N-3 में गया, राइट। अब आपको क्या करना है कि N वाले को N वाले से कंपेयर करना है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढनी है। तो आपको यहाँ पे पता लगा कि -5 से -3 ये हो रही है आपकी रिडक्शन, इसमें आपको रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ अलग से शो नहीं करना होता, इसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे, कितने से कम है, अगर रिडक्शन हुई भी है तो कितने से हुई है। तो यहाँ पे प्लस के 5 से माइनस का 3 गया है, इसका मतलब 8 का चेंज है, 8 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है। तो रिडक्शन हुई है बाय 8, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 8 का साइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 8 आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरीके से जिंक के अंदर, जिंक 0 से कहाँ गया है, प्लस के 2 में गया है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितने से हुआ है, ये 2 से हुआ है, तो यहाँ पे आपको बाय 2 यहाँ पे शो कर रखा है। अब आपको क्या करना है, जब आपने इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट कर लिया है, आपको दोबारा से रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोबारा से लिखने हैं, अगेन लिख दिया आपने। अब इसके नीचे जितने का चेंज आया था, फॉर सपोज नाइट्रोजन में 8 का आया था और जिंक वाले केस में 2 का चेंज आया था, इस नंबर को दोबारा लिखना है, और अगर ये नंबर आपका और सिंपल रेशो में छोटा हो रहा है तो आप उसको कर दो, यानी कि जैसे 8 और 2 आया तो 2 और 8 को कैंसिल करो, 1:4, ये एक सिंपल रेशो बन गया। जब आपका एक सिंपल रेशो बन जाएगा तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको जिंक वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है और NO3 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है। और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे NO3 वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, जिंक वाले को 4 से किया। अब आप दूसरी साइड भी सेम ही करो, क्योंकि आपको अब यहाँ से सारा रिपीट है आयन इलेक्ट्रॉन वाला। अब आप क्या करो, अब आप बैलेंस ऑल द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन करो। तो जैसे Zn 4 है तो आपको यहाँ पे भी 4 से ही ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि Zn लेफ्ट राइट साइड पे बराबर हो, और n यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी आपने 1 वाले से ही मल्टीप्लाई कर दिया था इसको भी, ठीक है। तो अब आपके बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो चुके हैं। अब आप क्या करते हो, याद करो, अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी ऐड करते हो।
तो ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए पानी ऐड करो, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी ऐड करो। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 4 2 8 O है। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन कम है लेफ्ट साइड पे, तो 5 H2O मैंने लेफ्ट साइड पे ऐड करने। तो ये 5 H2O मैंने लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिए। अभी आप ये देखो कि मेरा ये सब हो गया है, ठीक है, 5 H2O मैंने लेफ्ट साइड पे ये ऐड कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ डालता हूँ, पर दिमाग में रखना है कि मीडियम कैसा है? बेसिक, तो लास्ट में OH- डालेंगे। पर पहले आपके पास यहाँ पे H कितने हैं? 5 2 10, और राइट साइड पे कितने हैं? 3 थे। तो आप H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3H है, यहाँ पे आपके पास 10H है, तो 7H+ ऐड करोगे आप, 7H+ आप ऐड करोगे। तो ये मैंने ऐड कर दिए 7H+। एक बार मैंने ऐड कर दिया आपके 7H+। उसके बाद मीडियम कैसा है? बेसिक। बेसिक मीडियम में H+ जितने होते हैं उसको काटने होते हैं, और H+ को काटने के लिए आप बराबर अमाउंट में OH- ऐड करोगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए 7OH-। एक बार 7OH- आपके ऐड हो गए तो आपको एक साइड ऐड नहीं करने OH-, दोनों साइड ऐड करने हैं। तो मैंने इस साइड भी कितने OH- ऐड कर दिए? 7। अब यहाँ का H+ और यहाँ का OH- ये बना दिया 7H2O, और ये 7H2O दूसरी साइड के 5H2O से कैंसिल होकर के 2H2O बच जाएंगे, और दूसरी साइड आपका 7OH-। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई बेसिक मीडियम में। और अब आप इसमें ये देख लो कि इसमें चार्ज सेम आ रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ही आपका ये करेक्ट है, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे चार्ज है -1 -7, टोटल चार्ज -8 है लेफ्ट साइड पे, और टोटल चार्ज राइट साइड पे देखो -8 है। इसका मतलब मेरा ये जो आंसर है ये बिल्कुल ही करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझ में आया होगा। आप अगला एग्जाम्पल मैं आपको बनाता हूँ, ठीक है, खुद से पूरा का पूरा। ये मैंने आपको समझाने के लिए एकदम ले रखा था ताकि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एसिडिक मीडियम का, ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको हम अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड निकालूंगा। तो सबसे पहले ये एसिडिक मीडियम में है, आपको दिया हुआ है। इस टाइप से आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बने रहेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहे हैं, और आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। अब मुझे पता है MnO4- पे 7 है और Mn+2 पे +2 है, तो कितने का चेंज यहाँ पे आ रहा है आपको चेंज डिनोट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप इतनी प्रैक्टिस के बाद सीख चुके हैं, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन कितने से हो रही है? डिक्रीज कितने से हो रहा है? डिक्रीज बाय 5 हो रहा है। और सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे सल्फर पे +6 है, तो ये कितने से इंक्रीज हो रहा है? ये हो रहा है आपका इंक्रीज बाय 2। तो एक आपका डिक्रीज हो रहा है 5 से, एक आपका इंक्रीज हो रहा है 2 से। इसको आप स्टेटमेंट को दोबारा से लिख लें, एक बार दोबारा से बना लेना, कोई बात नहीं, ताकि गलती आपकी ना हो। इंक्रीज डिक्रीज एक में दिखा के बाकी आप अलग से लिख लेना। जैसे फॉर सपोज मैंने इसको लिखा तो ये डिक्रीज बाय 5 हो रहा था, ये इंक्रीज बाय 2। अब ये कोई सिंपल रेशो में और ज़्यादा नहीं जा रहा है, मतलब 5 और 2 कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 5 आएगा, दूसरी साइड भी पहले 5 लगा दें, और यहाँ पे 2 आएगा, दूसरी साइड भी 2 लगा दें, ताकि आपके बैलेंस ऑल द आइटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो जाए। ऐसा हो गया एक बार। अब आपका सिंपल पुराने वाला तरीका, आप पहले ऑक्सीजन देखो किस साइड कितने हैं, तो 5 2 10 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 4 8 ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन हो गए 18, और यहाँ पे आपके 20 ऑक्सीजन हैं, तो 18 मतलब यहाँ पे 2 कम है, तो यहाँ पे 2H2O डालेंगे, राइट। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब मीडियम एसिडिक था तो लास्ट स्टेप H+ डालना रह गया खाली। H+ देखें किस साइड पे कितने हैं, तो आप देखें यहाँ पे 5H+ हैं, और यहाँ पे कितने H+ हैं? यहाँ पे 4H+ हैं, तो इसी साइड एक H+ और ऐड होगा, और ये आपका बन जाएगा आंसर। ये आपका हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप इसका आंसर चेक करने के लिए कि आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप टोटल चार्ज देख लें। तो चार्ज यहाँ पे +1 H+ की वजह से, और ये -2, टोटल चार्ज -1 आ रहा है। और यहाँ पे देख लें 5 -5, इसकी वजह से -5, और ये +4, तो टोटल चार्ज -1 आ रहा है। चार्ज लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, इसका मतलब आपकी इक्वेशन एकदम क्या है? करेक्ट है। आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है।
ठीक है, आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी एसिडिक की। बेसिक मीडियम होता है तो लास्ट में OH माइनस और डालते हैं, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक N2H4 वाला एग्जाम्पल आ जाता है कई बार पेपर में ना, चलो मैं करवा देता हूँ ये भी। ये लो इसको, ये बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ये लो, ये और उठा लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं, बेसिक मीडियम में करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ। 2x प्लस की 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस का 4, तो x इक्वल टू माइनस का 2 निकाल लेते हैं। ठीक है, और इस पे निकालते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो कितने का डिक्रीज आ रहा है? अच्छा, आप ये देखो सबसे पहले कि एक n के लिए कितने का डिक्रीज है? -2 से +2, तो 4 का डिक्रीज है। तो 2 के लिए कितने का डिक्रीज होगा? 8 का डिक्रीज होगा। ठीक है, तो 8 का डिक्रीज है क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 के लिए चेक किया ना, पर n यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कितने हैं? 2, तो 2 का चेंज देखूंगा ना। अगर 1 का चेंज 4 का है, ठीक है, -2 से प्लस का 2, 1 का चेंज अगर 4 का है तो 2 का चेंज कितने का होगा? 8 का होगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब मैं यहाँ पे 2x इक्वल टू कर दूंगा। ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 4, राइट। तो 2x कर लो इसको, माइनस का 4, और यहाँ पे भी 2x कर लो, प्लस का 4। ठीक है, तो डिक्रीज बाय 8 हो गया ये। तो ये मुझे पता लग गया डिक्रीज बाय 8 है। देन ClO3 माइनस पे करूँगा तो इसका x माइनस का 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू प्लस का 5, और ये Cl पे माइनस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज है, और इंक्रीज बाय कितना है? 6, इंक्रीज बाय 6 है ये। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार इसको रीराइट करूँगा पूरी सिचुएशन को। N2H4 प्लस ClO3 माइनस गिव्स NO प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मेरे पास डिक्रीज बाय 8 था, और यहाँ पे मेरे पास इंक्रीज बाय 6 था। इसको सिंपल रेशो में कैंसिल करेंगे तो ये 4 बनेगा और ये 3 बनेगा। ठीक है, सिंपल रेशो हो गई। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 इधर आएगा और 3 ही इधर आएगा, और 4 इधर आएगा और 4 इधर आएगा। अब आप इस क्वेश्चन में चेक करो कि क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो कर लो पहले। तो अब मेरे को चेक करना है कि नाइट्रोजन कितने हैं। यहाँ पे 3 2 6 हैं और यहाँ पे 3 ही है। तो मैं इसको एक बार 2 से और मल्टीप्लाई करके, और इसको मैं 6 बना दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं डायरेक्टली इसको 6 लिख रहा हूँ ताकि मेरे सब बैलेंस हो जाएं। क्लोरीन 4 थे। अब वही काम करना है जो आपने पहले किया है। मीडियम कैसा था सर इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मीडियम बेसिक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए, तो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे पहले। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 4 12, और यहाँ पे कितने हैं? 6। तो एक साइड 12 ऑक्सीजन है, एक साइड 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन की कमी है इधर, तो 6H2O मैं कर दूंगा। अब हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पे 6 2 12 और यहाँ पे 3 4 12। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका सब कुछ ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। ये आपकी बैलेंसिंग हो चुकी है। ये मैं आपको थोड़े से और नीट एंड क्लियर सिचुएशन में समझा देता हूँ। ये रहा, आपने इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि मीडियम बेसिक हो तो OH माइनस दिखे ही दिखे। अगर उससे पहले बैलेंस हो रहा है किसी स्टेप पे तो बस ओके कर देना, रोक देना है। इधर हाइड्रोजन का फ़र्क ही नहीं है, लेफ्ट साइड और राइट साइड हाइड्रोजन बराबर है, तो H प्लस डले ही नहीं तो OH माइनस आएंगे ही नहीं उसको कैंसिल होने के लिए। ठीक है, तो ये आंसर आपको यहीं पे ही रोकना पड़ेगा और चेक कर लेना। -4 चार्ज दोनों साइड बराबर है, तो ये आंसर आपका क्या है? करेक्ट है। होपफुली आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, और अगर अब तक भी बने हुए हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।